दोस्तों मैंने मैशले मैजिक एंड मसल्स का एक कंपाइलेशन वीडियो 1 घंटे का बनाया था, जो कि कई एपिसोड मिल के बनाया था और ये उसका पार्ट 2 है। अगर आपने उसे देखा है तो फिर तो बहुत शुक्रिया, अगर नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख लेना। ये उसके बाद का पार्ट है। अगर आपको अच्छे से समझना है देख के आइए, फिर तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। शायद इसमें पूरी सीजन 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको जानना है स्टोरी में क्या क्या होगा, देखते रहिए, बहुत कुछ आने वाला है। और हाँ, अगर मैशले की पूरी स्टोरी देखना है, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है, एक एक करके देख सकते हो। नहीं तो मैं ऐसे ही पार्ट लाऊंगा उनका कंपाइलेशन करके, उसके लिए सब्सक्राइब कर दो। पिछले एपिसोड में हमने देखा था लेंस और डॉट के साथ सिटर बेबी का मुकाबला होता है, जिसमें लेंस और डॉट दोनों बच्चे बन जाता है, पर लेंस के पावर के सामने वो टिक नहीं पाता। दूसरी तरफ सेल और मैश अब आमने सामने हैं। अब आगे एपिसोड के शुरू में हमें बताया जाता है एडम जॉब्स ये एक ऐसा इंसान था जिसके पास अनगिनत मैजिकल पावर्स थी। वो इतना ज्यादा पावरफुल था, उसकी डार्क मैजिक्स इतनी ज्यादा पावरफुल थी, उसके सामने आज तक का कोई भी स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा टिक नहीं पाता। यहाँ तक कि उनके जाने के हजारों साल बाद भी हर एक जगह उनका इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है, पर बाद में वो दूसरों की मदद करने में अपना जीवन लगा देते हैं। ये आइडिया उनके बाकी 3 स्टूडेंट्स को पास करते हैं, जिसमें से वेलबर्ग भी एक है। पर अब मिस्टर वेलबर्ग किसी चीज को देख के बहुत ज्यादा शॉक होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं इनोसेंट जीरो के टाइम्स मैजिक के वहाँ पे जो कॉफिन था उसमें से कोई बंदा बाहर आता है। ये कोई और नहीं था दोस्तों, ये है एडम जॉब्स। मिस्टर वेलबर्ग को देखते हैं, इतने दिनों बाद अपने ही सामने अपने मास्टर को देखकर उसकी बोलती बंद हो जाता है। वो पूरी तरह से शॉक में चला जाता है। दूसरी तरफ इनोसेंट जीरो कहता है, आखिरकार मैंने वो फॉरबिडन मैजिक सीख ली जिसमें मैं किसी की छोटी सी फ्लैश से भी पूरे इंसान को बना सकता हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं उसकी माइंड को नहीं ला सकता, पर यहाँ पे मेरे पास एक नेक्रोमेंसर है। तभी हम देखते हैं एडम्स के पीछे एक नेक्रोमेंसर उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। वो नेक्रोमेंसर कहता है, चिंता मत कीजिए, आप कोई फर्क पकड़ भी नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं वेलबर्ग बहुत ही सीरियस होके कहता है, तुम और कितना पुश करोगे मुझे? इनोसेंट जीरो हंसते हुए कहता है, मास्टर ने बहुत लंबा जिया पर फिर भी अंत तक नहीं रह पाया। मैंने उनको जिंदा किया, उनके बेस्ट समय को जिंदा किया। उनके मैजिक इस दुनिया में टॉप क्लास थे, पर वेलबर्ग वो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करते थे। क्या तुम उन्हें देख के खुश नहीं हो? पर वेलबर्ग को देखते हैं, वो इतना ज्यादा गुस्सा है, बिना कुछ बोले डायरेक्ट अटैक कर देता है। तभी थोड़ा सा पास्ट के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वेलबर्ग बहुत ज्यादा यंग थे, तब एडम भी जिंदा थे। उसके साथ वो कुछ बात को लेके बहस करता है और एडम भी ये देख के पहले तो गुस्सा होता है, पर बाद में कहता है, तुम ये अभी नहीं समझोगे पर एक दिन जरूर, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। प्रेजेंट में देखते हैं वो अटैक कर चुका है और वो आँख बंद करके थोड़ा सा सैड होके कहने लगता है, मैंने अब तक जितने भी लोगों को देखा है, मास्टर जैसा कोई नहीं था, उनके जैसा महान मैंने किसी को नहीं देखा। पर जो पास्ट है उसे पास्ट ही रहने देना चाहिए, इसीलिए मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा। पर हाँ, मैं ये ज़रूर प्रूव करूँगा कि मैं अब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ मास्टर। दूसरी तरफ मैश और सेल को देखते हैं। मैश कहता है, तो मुझे एग्जैक्टली टारगेट क्यों किया जा रहा है? मैंने क्या किया है? सेल कहता है, क्या तुमने फॉरबिडन मैजिक ऑफ बॉडी कंस्ट्रक्शन के बारे में सुना है? ये एक ऐसी डार्क मैजिक है जिसमें हम 6 रिलेटिव्स की हार्ट को मिला के एक इमोर्टल हार्ट को बनाते हैं। पापा ने भी ऐसा ही किया था, उन्होंने 6 अलग अलग बच्चे को प्रिपेयर किया था ताकि उनके हार्ट को बोले सके तुम पापा की क्रिएशन हो, उन्होंने तुम्हें बनाया उनके परफेक्ट बॉडी के लिए, तुम सिर्फ उनके लिए एग्जिस्ट करते हो। ये सुन के हम मैश की चेहरा को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा शॉक होता है। फिर सेल कहता है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें ये ऑनर मिला, तुम नियरली भगवान जैसे आदमी की पार्ट बनने वाले हो। पर मैश को देखते हैं, मैश कहता है, ओ अच्छा, तो क्या मैं उस प्रोटीन की तरह हूँ जिसे हम मसल बिल्डिंग के लिए लेते हैं? ये सुन के सेल चुप रहता है। मैश कहता है, मेरी पूरी जिंदगी, पर छोड़ो, अभी मुझे सोना है। और हम देखते हैं लिटरली वो बंदा पूरे फाइट के बीच में, इतने सीरियस सिचुएशन के बीच में सो जाता है और खराटे भी मारने लगता है। ये बंदा कभी भी सीरियस होता है क्या कुछ भी लेके? सेल उसे बहुत ज्यादा चिल्ला के उठाता है। मैश धीरे धीरे उठता है और कहता है, मुझे लगा था ये एक सपना है, उठूंगा तो खत्म हो जाएगा। तो फिर क्या हम दोनों भाई हैं? सेल कहता है, नहीं, मैं एक क्लोन हूँ जिसे पापा के खून से बनाया गया है ताकि मैं उनके सारे काम कर सकूं। और वैसे भी टेंशन मत करो, तुम्हारा जीवन वर्थलेस है
और खुश रहो कि तुम्हारा ये जीवन, तुम्हारा ये बॉडी किसी काम का तो है। पर तभी देखते हैं मैश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे जोर से मुक्का मारते हुए कहता है, मैंने अभी बोलना ख़त्म नहीं किया था। जो भी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे लाइफ का कोई मतलब है कि नहीं, मैं अनस्टॉपेबल हूँ, तो मुझे अपना बेस्ट देना। और वो लड़ने के लिए तैयार होता है। हम देखते हैं सेल के मुंह से खून निकलने लगता है। वो मन में कहने लगता है, मुझे इसके बातों पर नहीं आना चाहिए था, पर चलो जब इसने कह ही दिया है मैं भी अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। फिर देखते हैं वो अपनी पूरी ताकत अनलिश करने लगता है और अपने छड़ी को आगे करते हुए अपने मेन ताकत को अनलिश करता है, जो कि है गॉड ऑफ आयरन। वो मैश से कहने लगता है, ये है छड़ी का फुल पावर। छड़ी की पावर डिपेंड करता है कि उसका यूज़र कैसा है, उसका यूज़र के हिसाब से उसका पावर होता है। हमें उसकी छड़ी दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। उसके आसपास बड़े बड़े डिस्क लगे हुए हैं। उससे वो मैश पर अटैक करता है। मैश किसी तरह डॉज करता है। ये बहुत क्लोज था, पर तभी हम देखते हैं उसके पीछे स्कूल का बिल्डिंग का पूरा ऊपर का हिस्सा कट जाता है। ये देख के मैश कहता है, हे मेरा स्कूल। सेल कहने लगता है, ये जो डिस्क तुम देख रहे हो इसका टिप डायमंड से बंधा हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं जिसे ये नहीं काट पाएगा। इसके सामने जो भी आएगा टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाएगा। और हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया, ये तुम्हारे पीछे तब तक रहेंगे जब तक ये तुम्हें काट के टुकड़े टुकड़े ना कर दे। और तभी हम देखते हैं वो डिस्क घूम के मैश की तरफ आता है और एक के बाद एक मैश को काटने के लिए आगे आता है। मैश जितनी बार भी डॉज कर रहा है उतनी बार वो डिस्क घूम के उसके पास आता है। ये देख के मैश सोचता है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं, इनको इग्नोर करके उसके पास डायरेक्ट जाना होगा। वो सेल की तरफ आगे बढ़ने लगता है, पर तभी देखते हैं सामने से दो डिस्क उसको आके अटैक करता है और वो उनसे भी बहुत क्लोजली बसता है। और जब सेल की तरफ देखता है तब देखता है सेल के आसपास और दो सेम बड़े बड़े डिस्क हैं। ये देख के वो बहुत ज़्यादा शॉक होता है और थोड़ा सा पीछे हटता है और कहता है, अच्छा अब मैं समझा, तो तुम्हारे पास 4 डिस्क हैं, 4 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसकी ये बातें सुन के सेल कहने लगता है, अच्छा क्या अब तुम पीछे हट रहे हो, तुम्हें डर लग रहा है, भागने की कोशिश बिल्कुल मत करना वरना तुम सबको खो दोगे। तभी वो अपना ऑरिक स्पेल ब्लैक डायमंड का यूज़ करता है और हम देखते हैं दूसरी तरफ स्टेडियम में सारे ऑडियंस को दिखाया जाता है, उनके ऊपर बहुत छोटे छोटे डायमंड्स के पार्टिकल है। सेल कहने लगता है, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो हज़ारों डायमंड के श्रेड्स इन सबको एक ही बार में ख़त्म कर देंगे। और बहुत ही क्रीपी तरीके से हंसते हुए कहता है, और हाँ ये वहीं पे मर जाएंगे। और फिर से उस पर अटैक करते हुए कहता है, अब हार मान जाओ मैश बर्नडेड। पर मैश को हम देखते हैं वो थोड़ा सा शॉक होके पीछे घूमता है और भागने लगता है। ये देख के सेल कहता है, क्या सच में वो ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है? क्या वो अपने दोस्तों को ऐसे ही छोड़ देगा? हाँ अब समझा, शायद वो सोच रहा है वो मुझसे जीत नहीं पाएगा, इसीलिए वो हार मान गया। पर तभी हम देखते हैं उसके पीछे मैश को, अपने पीछे मैश को महसूस करते हुए वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। और ये मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा क्रीपी होता है, आप खुद पैनल में देख सकते हैं। वो पीछे घूमता है, मैश को देखता है। मैश कहता है, मैंने पूरी स्कूल की चक्कर लगाया और तुम्हारी डिस्क को घुमाने लगा। वो पीछे है पर दूर है। उसकी ये बात सुन के सेल बहुत ज़्यादा शॉक होकर सोचने लगता है, डिस्क तो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, आखिर उनसे पीछा छुड़ाने के लिए इसे कितना जोर से भागना पड़ा। पर तभी हम देखते हैं मैश उसके कंधे को धीरे धीरे प्रेस करने लगता है, पर सेल को कुछ नहीं होता, बल्कि वो हंसते हुए कहने लगता है, शायद तुम्हें ये भूलना नहीं चाहिए था, मैं ये भी कर सकता हूँ। कुछ भी मेरे इस डायमंड स्किन को काट नहीं सकता, पर हाँ तुम्हें काट सकता है, अब मरो। और तभी हम देखते हैं पीछे से वो डिस्क आके पूरी तरह से मैश को काट देता है। मैश का खून नदी की पानी की तरह उसके बॉडी से बाहर निकल रहा है। दूसरी तरफ उसके सर पे पैर रख के सेल हंसते हंसते कहता है, सो तुम इतना भी टफ नहीं थे, हाँ बिल्कुल बाकी सब की तरह तुम भी एक वेस्ट हो। अब तुम्हारे दोस्त नहीं बचेंगे, उन सबको पीसेस में काट दिया जाएगा। तभी वो सामने देखता है जहाँ पे मैश गिरा हुआ था, वहाँ पे बहुत बड़े से सर की शेप का क्रीम पफ गिरा हुआ है। तभी मैश वहाँ पे आता है और कहता है, क्रीम पफ पार्टी, क्रीम पफ पार्टी। पर सेल शॉक होके कहने लगता है, पर मैंने तो तुम्हें मार दिया था। और तभी देखते हैं मैश एक के बाद एक क्रीम पफ उसके मुंह में ठूसते ही जाता है। दूसरी तरफ सेल को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो बस
मन में सोचे जा रहा था क्या होगा, कैसे ये सब हो सकता है, मैंने तो उसे मार दिया था। तभी थोड़ा सा पास्ट के सीन दिखाया जाता है। मैश पूरी तरह से अपने बाइसेप से उसके गले को पकड़ लेता है, सेकंड्स के अंदर इतनी जोर से दबाता है कि उसकी डायमंड स्किन होने पर भी उसके ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाता और उसे हेलुसिनेशन होने लगता है। और जब वो डिस्क आने वाला था, मैश खुद बाहर से हट जाता है। दूसरी तरफ सेल के स्किन की टुकड़े टुकड़े हो जाता है और वो वहीं पे मर जाता है। मैश बहुत ही कॉन्फिडेंस से कहने लगता है, मैं मेरे दोस्तों की, मेरे स्कूल की बहुत ज़्यादा परवाह करता हूँ। अगर तुम उन सबको डिस्ट्रॉय करना चाहोगे, मेरे हाथों से मरने के लिए तैयार हो जाओ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था मैश और सेल का लड़ाई होता है और उसमें मैश मुश्किल से सेल को हरा देता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम वेलबग, इनोसेंट जीरो और एडम्स को, जो कि उनके मास्टर थे, उनके सामने देखते हैं। पीछे से नेक्रोमांसर कहता है वेलबग एक ऐसा मैजिशियन है जो कि इस पूरे दुनिया में अपनी ओवरवेलमिंग पावर की वजह से रूल करता है। उसी ने इस दुनिया में शांति बजाय रखा है, अब और नहीं। तभी देखते हैं वो अटैक करता है और वेलबग के पीछे से पूरा स्पेस खत्म हो जाता है। वेलबग को देखते हैं वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। हमें बताया जाता है एडम जॉब्स का जो डार्क मैजिक है, जो भी उसके सामने आता है, सब कुछ को एक वॉइड में फेंक देता है। तभी वो नेक्रोमांसर फिर से अटैक करता है, डार्क स्नेक। वेलबग बहुत ही मुश्किल से डॉज करता है, पर हम देखते हैं उसके क्लोथ्स उनके टुकड़े टुकड़े होने लगता है। ये देख के वो नेक्रोमांसर कहता है एडम जॉब अपनी इसी मैजिक की वजह से इस पूरे दुनिया में रूल करते थे। उसकी मैजिक को अगर कोई भी चीज टच करता है, वो सीधा वॉइड में जाता है। इससे कोई मैजिक इम्यून नहीं है, इसीलिए तुम कोई भी मैजिक से इसे रिपेल नहीं कर सकते। क्या अच्छा टॉय है यार, अब तक मैंने जितनों को कंट्रोल किया है, ये सबसे बेस्ट है। वो और एक अटैक करता है, डार्क स्नेक डबल। इस बार पहले वाला ही अटैक था, पर 2 स्नेक निकलते हैं। ये देख के वेलबग को देखते हैं, बहुत ज्यादा चौंक जाता है। आप पैनल में देख सकते हो ये कितना ज्यादा खतरनाक है। पर तभी देखते हैं वो अपने मैजिक से इसे आसानी से तोड़ देते हैं। ये देख के वो नेक्रोमांसर बहुत ज्यादा शॉक होता है और कहता है क्या उसने डार्क मैजिक को तोड़ दिया। तभी देखते हैं वेलबग अपना अटैक करता है, बहुत बड़े बड़े नुकीले चीजें आगे आने लगता है और कुछ ही देर में हम देखते हैं उस नेक्रोमांसर का सर के तरफ से और हाथ के तरफ का आधा हिस्सा गायब हो जाता है। ये देख के वो चौंक के कहता है मेरे हाथ। वेलबग कहता है चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे हाथ को काटा नहीं है, बस उसके जगह से उसे हटा दिया है। ये सुन के वो चौंक के कहता है क्या उसने डार्क मैजिक को रिमूव कर दिया, वो भी खुद स्पेस से। तभी देखते हैं वो डार्क इम्पैक्ट एप्सोल नाम का एक नया स्पेल यूज करता है, जो कि और ज्यादा पावरफुल था। इसके बाद वो कहता है अब तो वो नहीं बच पाएगा। पर तभी हम देखते हैं वेलबग फिर से उस मैजिक को आसानी से रिपेल कर देता है। ये देख के वो नेक्रोमांसर बहुत ज्यादा चौंक जाता है, उसकी मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आखिर उसकी ब्रोकन मैजिक एक डार्क मैजिक को कैसे हरा सकता है? आखिर डार्क मैजिक तो सबसे स्टैंड आउट करता है, सारे मैजिक में सबसे टॉप में आता है। पर फिर भी एडम्स तो उसके टीचर थे, वो एक समय पूरे दुनिया में रूल किया था। उन दोनों के बीच में इतना ज्यादा गैप कैसे हो सकता है? तभी देखते हैं वो और एक मैजिक स्पेल यूज करता है, डार्क ट्रेमेंडस। ये बहुत ज्यादा खतरनाक था और अब देख सकते हो पैनल में खुद दूसरी साइड में वेलबग है, पर ये इतना ज्यादा खतरनाक है, ये उससे 10 गुना बड़ा लगता है। इसके बाद वो नेक्रोमांसर कहता है ये है मैक्स लेवल का डार्क मैजिक, अगर उन दोनों का क्लैश हुआ तो आसानी से ये मैजिक जीत जाएगा। ये स्पेल देख के वेलबग हंसते हंसते कहता है तुमने शायद इस स्पेल को गलत तरीके से ले लिया है। अब तक तुमने जो मैजिक देखा है वो सब इस वंड से था। अगर तुमको अभी देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, अभी ये देखो। तभी देखते हैं वो अपना छड़ी पूरी तरह के पूरी स्पीड से घुमाने लगता है, उनके चारों पास में एक बैरियर रेडी कर देता है। आप खुद पैनल में देख सकते हो, ये इतना ज्यादा खतरनाक था। नेक्रोमांसर बस इतना कह पाता है आखिर ये कैसा पावर है। तभी देखते हैं वेलबग कहता है स्पेस सैक्रिफाइस। और इसी के साथ हम देखते हैं वेलबग धीरे धीरे डार्क मैजिक को खत्म कर देता है और दूसरी तरफ नेक्रोमांसर भी खत्म हो जाता है। इनोसेंट जीरो दूर से ये सब देख रहा था और देखने के बाद सीरियस होकर कहने लगता है तो वेलबग तुम्हारा पावर थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ है। अब वो टाइम आ चुका था जब हम इनोसेंट जीरो और वेलबग को आमने सामने देखते हैं। दोनों अपना पावर यूज करता है। इनोसेंट जीरो कहता है टाइम स्कोल्ड। दूसरी तरफ वेलबग कहता है स्पेसेस। इनोसेंट जीरो ये देख के कहता है क्या खुद जो स्पेस में था उस स्पेस को भी रिमूव कर दिया है?
वेलबग फिर से कहता है स्पेस बाउट, पर तभी हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है और पीछे देखते हुए कहता है वो मेरे पीछे पीछे कब गया, क्या उसने टाइम को मैनिपुलेट किया? इनोसेंट जीरो कहता है टाइम रिबाउंड। ये मैजिक इतना ज्यादा खतरनाक है कि वेलबग डॉज करने की कोशिश करता है, फिर भी उसका आधा हिस्सा हाथ से लेकर बॉडी का आधा हिस्सा बुरा होने लगता है और सड़ने लगता है। फिर वेलबग कहता है आखिर तुम कितना पावरफुल हो गए हो मॉन्स्टर, और मन में सोचने लगता है अब मुझे मेरी मैजिक का यूज करना ही पड़ेगा, यहाँ का पूरा स्पेस काट देना पड़ेगा। पर तब भी देखते हैं वो काम नहीं आता है। इनोसेंट जीरो का मैजिक उन पर भारी पड़ रहा है। ये देख के वो कहता है इतना इनफ नहीं है, और ज्यादा स्पेस को काटना होगा, और वो अपनी छड़ी घुमाने लगता है। चारों तरफ रोशनी से भर जाता है। आप देख सकते हो छड़ी का स्लैश हर जगह दिखता है। ये बहुत देर तक चलता है। ये सब कुछ खत्म होने के बाद हम देखते हैं वेलबग थोड़ा सा हंसता है, पर इनोसेंट जीरो को देखते हैं। वो कहता है सिर्फ इतना काफी नहीं होगा मुझे हराने के लिए, टाइम रिबाउंड। उसकी आवाज सुन के वेलबग फिर से चौंक जाता है और कहता है वो फिर से पीछे कब गया। तभी देखते हैं वेलबग का बॉडी का आधा हिस्सा गायब हो जाता है। वेलबग का छड़ी उसके उस हाथ से नीचे गिर जाता है। वेलबग धीरे धीरे छड़ी उठाने जाता है और कहता है पर कैसे? दूसरी तरफ इनोसेंट जीरो कहता है इसका अब कोई काम नहीं है वेलबग, हम दोनों के बीच गैप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मैं सिर्फ मुझे प्रायोरिटाइज करता हूँ, मेरे लिए मैं कोई भी सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, पर तुम हमेशा दूसरों के लिए जीते हो, कभी खुद को पहले नहीं रखा। खुद में थोड़ा सा ईगो भी होना चाहिए वेलबग। तुमने अपने जिंदगी में दूसरों को आने देकर बहुत बड़ी गलती की है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वेलबग सोचता है कि सच में ऐसे ही खत्म होगा। तभी पास्ट में देखते हैं वेलबग सोचने लगता है जब मैं छोटा था तब मैं ऐसा नहीं था, मेरे बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, मेरे ग्रेड्स अच्छे नहीं थे, स्कूल में मेरे लिए कोई जगह नहीं था, सो इसीलिए बहुत कम ही मैं स्कूल में जाता था। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी थी। मुझे डर लगता था कि दूसरे लोग मुझे रिजेक्ट कर दे, इसीलिए मैंने इसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहले उनको रिजेक्ट करने लगा। मैं हमेशा घर के अंदर रहने लगा। मैं मेरे मन में ही मानने लगा कि बाहर की दुनिया बहुत बुरी है, बहुत गंदगी भरी है, उसमें बहुत ज़्यादा बोरिंग है। पर एक दिन मैं उससे मिला, मेरे मास्टर। तभी हम देखते हैं एडम्स को। मैं तो घर के अंदर रहता था, पर वो हमेशा मेरे परमिशन के बिना मेरे घर में आ जाते थे मुझे देखने के लिए, और हमेशा अजीब अजीब तरह की बातें करने लगते थे, जैसे कि क्या तुम्हें पता है पिग्स आसमान में नहीं देख सकते, चलो आ जाओ स्कूल में। वो हमेशा मुझे इनकरेज करते थे ताकि मैं स्कूल में आ जाऊँ। ऐसा कोई भी दिन नहीं था, चाहे बारिश हो, चाहे मेरा मूड ऑफ हो, फिर भी वो हमेशा आते थे। फिर एक दिन मैंने उनसे पूछा आखिर क्यों, आप ऐसा क्यों करते हैं, हर रोज़ मुझे देखने के लिए आते हैं। मास्टर ने कहा था क्योंकि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। ये सुन के मुझे तब पहली बार खुशी मिली थी। तो तुमने क्या कहा था, खुद के लिए जियो? नहीं, अगर वो नहीं होते तो आज मैं यहाँ नहीं होता। मैं हमेशा उस घर में ही पड़ा रहता, और इसीलिए मैं कभी भी अपनों से कमज़ोरों को इग्नोर नहीं करूँगा। ये कहते कहते हम देखते हैं वो एक नया मैजिक अनलिश करने लगता है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक था। चारों तरफ का स्पेस खिसकने लगता है, और ये देख के इनोसेंट जीरो कहता है अच्छा तो वो इसी से अपना ये मैजिक यूज़ करता है। ट्रिपल लाइनर्स में भी ये मैजिक बहुत ही कम लोग हैं जो यूज़ कर सकते हैं। दूसरी तरफ वेलबग कहते हैं अगर इसके लिए मुझे मेरा ज़िंदगी भी ख़त्म करना पड़े तो भी ठीक है। और तभी हम देखते हैं वेलबग अपना थर्ड मैजिक अनलिश करता है जो कि है स्पेसिस थर्ड यूरेनस इंक्लाइनेशन। मतलब अब तक हमने देखा जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन थे वो सिर्फ सेकेंड डेथ मैजिक यूज़ कर सकते थे, पर पहली बार हमें दिखाया जा रहा है कोई अपना थर्ड मैजिक यूज़ कर सकता है, और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब बस इसमें देखो समझ जाओगे। सो इसी के साथ यहाँ पे ये एपिसोड ख़त्म करते हैं। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं वेलबग अपना थर्ड मैजिक यूरेनस इंक्लाइनेशन का यूज करते हैं। ये देख के इनोसेंट जीरो कहता है थर्ड स्पेल, ये स्पेल खुद गॉड की पावर को अनलिश करता है। तुम सच में अपने एज के साथ बिल्कुल नहीं बदले हो। दूसरी तरफ वेलबग कहते हैं मुझे लगता है तुम्हें पता है इस मैजिक की मदद से पूरे स्पेस को खत्म किया जा सकता है, यहाँ तक कि हम जिस स्पेस में हैं इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। ये सुन के इनोसेंट जीरो कहता है वेलबग कोशिश भी मत करना,
पर वेलबग कहता है इस स्कूल के हेडमास्टर होने के नाते इससे भी ज्यादा कुछ कर सकता हूँ। तभी वो अपना स्पेल का यूज करता है। हम देखते हैं धीरे धीरे उनका स्पेल का मैजिक बाहर आने लगता है, बाहर से पूरा स्पेस गायब होने ही लगता है। पर तभी इनोसेंट जीरो कहता है टाइम और ये स्पेल यूज करते करते इनोसेंट जीरो कहता है और शायद तुम्हें भी पता होगा, कोई भी स्पेल हो, कोई भी मैजिक हो, वो उस पर काम नहीं कर सकता जो खुद टाइम को कंट्रोल कर सकता है। और वो वेलबग के ऊपर हमला कर देता है। हम देखते हैं वेलबग को बहुत ज़्यादा चोट आया होता है, उनके मुंह से खून निकल जाता है। इनोसेंट जीरो ये देख के कहता है तुम इन सारे घाव से बच नहीं सकते वेलबग। वेलबग की स्पेल को देखते हैं, वो अभी भी अपना काम करे जा रहा है। धीरे धीरे बाहर से सारे स्पेस को गायब करने लगता है। ये देख के इनोसेंट जीरो बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और कहने लगते हैं क्या कैसे एक मैजिक कंटिन्यू रह सकता है जबकि उसका स्पेल कास्टर बहुत ज़्यादा जख्मी हो। वेलबग कहते हैं जो थर्ड स्पेल है वो वर्न की ट्रू पावर को अनलिश करता है। अगर तुम इसमें अपनी अच्छे क्वांटिटी से मैजिक डालो तो फिर ये अगर उसका कास्टर मर भी जाएगा तो भी ये चलता रहेगा। इनोसेंट जीरो कहता है पागल हो क्या, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ हो सकता है, मैं इसी के लिए अपने सारे पावर्स अब तक बचा के रख रहा था। ये सुन के हम देखते हैं इनोसेंट जीरो बहुत ज़्यादा चौंकते हैं। फिर वेलबग बहुत ही ज़्यादा सीरियस होकर कहने लगते हैं ये मेरी थर्ड स्पेल तुम्हें फाड़ के रख देगा, भले ही उसके बदले मुझे मेरा जान देना पड़े। ये सुन के इनोसेंट जीरो पूरा सदमे में और कहता है क्या सच में तुमने शुरू से ये सब प्लान करके रखा था। वेलबग सबके बारे में सोचते हुए कहने लगता है मुझे ये सब करना ही होगा, उनके लिए जो कमज़ोर है इस दुनिया को शांति से रखने के लिए मुझे ये सब करना होगा, जैसे कि मेरे मास्टर ने मेरे लिए किया था। मुझे उन्हें दिखाना होगा, वो भी अपने काम से। और तभी हम देखते हैं उनका मैजिक धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगता है और बाहर का पूरा स्पेस गायब होने लगता है। पर तभी हम देखते हैं वेलबग गिर जाता है और बहुत ही चौंक के कहने लगता है क्या मैजिक एक्टिवेट नहीं हुआ, उसने टाइम को रिवर्स कर दिया। और फिर देखते हैं खतरनाक मोमेंट आता है। इनोसेंट जीरो उन पर फिर से अटैक करता है जिससे उनका हाल बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, वो अब हिल भी नहीं सकते। और तभी इनोसेंट जीरो उनका बाल पकड़ लेता है। मास्टर वेलबग को देखते हैं, वो बस नीचे गिरा हुआ है, वो हिल भी नहीं रहा है। तभी इनोसेंट जीरो कहता है वेलबग तुम स्ट्रॉन्ग हो पर मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ अपने लिए जीता हूँ, तुम कभी भी मुझे सरपास नहीं कर सकते। दूसरी तरफ वेलबग को दिखाया जाता है, वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं और बस मन में सोच रहे हैं क्या सच में सब कुछ ऐसे ही ख़त्म होगा। क्या मैंने जिस दुनिया का सपना देखा था जहाँ पे सब एक साथ मिल के रहेंगे, वो सपना इतना ज़्यादा फ्रेजाइल है, कोई इसके जैसा दुष्ट आदमी उसे इतनी आसानी से ख़त्म कर सकता है। दूसरी तरफ इनोसेंट जीरो को दिखाया जाता है, वो उनको बस ख़त्म करने ही वाले हैं और कहने लगता है फेयरवेल वेलबग। पर तभी देखते हैं मैशा के उसे एक बहुत जोर से किक मारता है। ये इतना ज़्यादा खतरनाक और इतना ज़्यादा पावरफुल था, बस इनोसेंट जीरो के फेस को देखो, वो भी क्वेश्चन कर रहा है खुद से कि अभी क्या हुआ। और तभी देखते हैं उसे देख के वेलबग चौंकते हुए कहता है मैश बॉन्डेड। मैश कहता है मास्टर एग्जाम के टाइम में आपने मुझसे पूछा था ना, अगर मुझे किसी ऐसे बंदे से पाला पड़ा जो कि मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हो तो मैं क्या करूँगा। और बहुत सीरियस होते हुए कहता है मैं उसे ख़त्म कर दूंगा, वो भी अपने हाथों से। सीन शिफ्ट होता है, हम तीनों को आमने सामने देखते हैं। इनोसेंट जीरो खुद को संभालता है, दूसरी तरफ मैश को देखते हैं, वो अपने पैरों को बिल्कुल वैसे ही स्पीड से हिलाने लगता है और उड़ने लगता है जैसा कि हमने डुएलो मैच खेलते टाइम देखा था, आपको शायद याद होगा। हेडमास्टर मैश के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है मैश बॉन्डेड तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, वो तुम्हारे लिए यहाँ पे आया है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। पर मैश को देखते हैं, वो कहता है मेरा परवरिश ऐसे नहीं हुआ था, मैं बड़ों की इज्जत ना करूँ। ये देखते हुए हेडमास्टर बहुत ही चौंकते हुए कहता है क्या मैं उसके लिए एक नॉर्मल बुड्ढे से ज़्यादा कुछ नहीं हूँ। पर तभी दूसरी तरफ देखते हैं इनोसेंट जीरो कहता है हाउ फन और अपना अटैक कर देते हैं। और हम देखते हैं बहुत बड़े से अंडे जैसा कुछ हेडमास्टर को घेर लेते हैं। इनोसेंट जीरो कहता है मैं हर बार अपने बॉडी को चेंज करता हूँ, इससे मुझे ये फ़ायदा होता है कि मैं दूसरों की मैजिक चुरा सकता हूँ। मैंने हमारे मास्टर की डार्क मैजिक भी चुराई है, अब तुम्हारी बारी वेलबग। पर तभी देखते हैं मैश उसे बाहर से बाहर निकालता है। इनोसेंट जीरो अटैक करते हुए कहता है अब बहुत ज़्यादा देर हो चुका है, स्पेस बाउ। और वो
हेडमास्टर वेलबग का ही हमला करते हैं। उसके पास हेडमास्टर वेलबग का सारा पावर जा चुका है। ये देखते हुए मैश को कुछ भी समझ में नहीं आता। हेडमास्टर चौंकते हुए कहता है, अब क्या होगा? उसने मेरी सारी मैजिक चुरा ली है और इससे भी ज्यादा उसकी मैजिकल कैपेसिटी मुझसे बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ इनोसेंट जीरो कहता है, मेरे पास अब वो पावर है जिससे मैं इस पूरी दुनिया में रूल कर सकता हूँ। मैश बॉन्डेड, इसके बाद तुम्हारी बारी। ये सुन के हेडमास्टर और ज्यादा चौंकते हुए सोचता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसने मैश को भी ले लिया हमारी सारी उम्मीदें खत्म हो जाएगी। मैश इंस्टेंटली उसके ऊपर हमला करने जाता है, पर तभी वो अपना डार्क मैजिक का यूज करता है। मैश किसी तरह क्रॉस करता है और कहता है, ये बहुत ज्यादा करीब था। इनोसेंट जीरो कहता है, तुमने ये महसूस किया है ना मैश? तुम्हें अब पता है हम दोनों के बीच का पावर का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। मैं तुम्हें लेने आया हूँ मैश, और लेके ही जाऊंगा। पर तभी वहाँ पे कुछ अजीब होता है। हम देखते हैं उसकी बॉडी से एनर्जी बाहर निकलने लगती है। आप खुद देख सकते हो पैनल में, वहाँ पे इतनी ज़्यादा एनर्जी उसके बॉडी से निकल रहा है। उसकी पूरी बॉडी से क्यूब जैसा कुछ बाहर निकलने लगता है। ये देख के मैश कहता है, अब क्या? हेडमास्टर को देखते हैं, वो सोचता है उसके पास अभी इतनी ज़्यादा मैजिकल पावर है कि उसकी बॉडी होल्ड नहीं कर सकता। पर तभी इनोसेंट जीरो कहता है, कुछ नहीं मैश, ये कुछ नहीं है और तुम भी कुछ नहीं हो, सिर्फ एक इंग्रेडिएंट्स से ज़्यादा जिसका काम है मुझे और सुपीरियर बीइंग बनाना, बस इतना ही। हेडमास्टर गुस्से में कहता है, नहीं ये बस तुम्हारा ईगो बोल रहा है और इससे भी ज़्यादा उसे भी अपनी लाइफ अपनी तरह से जीने की हक है। ये सुनते हुए मैश कहता है, उन्होंने सही कहा है। हंसते हुए इनोसेंट जीरो कहता है, द कोर्स ऑफ योर लाइफ। हाँ, कोई इंसान वो भी मैजिक के बिना कभी भी इस दुनिया में नहीं जी सकता। ये सुनने के बाद अब बस मैश की फेस देखो, क्यों मैंने सही कहा ना वेलबग? फिर हम देखते हैं वो वेलबग के ऊपर बहुत खतरनाक हमला कर देते हैं। अब खुद पैनल में देख सकते हो ये कितना ज़्यादा खतरनाक है। वेलबग भी शॉक होते हुए कहता है, मेरे पास सिर्फ थोड़ा सा पावर है, इससे मैं इस मैजिक को डॉज नहीं कर सकता। और फिर देखते हैं मैश वहाँ पे आता है और हेडमास्टर को बहुत ही ज़्यादा स्पीड से वहाँ से हटा लेता है। ये देख के हेडमास्टर सोचने लगता है, उसने मुझे इतनी दूर ले आया पर इसका कोई फ़ायदा नहीं। इनोसेंट जीरो फिर भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। दूसरी तरफ इनोसेंट जीरो कहता है, बहुत अच्छे। इस दुनिया जहाँ पे मैजिक ही सब कुछ है, यहाँ का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन अगर ऐसा है तो। पर तभी मैश कहता है, इसीलिए तो मुझे तुम्हें हराना है, वो भी अपने मसल्स से, ताकि ये दुनिया मुझे एक्सेप्ट करे। इनोसेंट जीरो को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा सीरियस होता है। हंसते हुए कहता है, हा, पर मुझे थोड़ा सा समय चाहिए इस बॉडी को एक्यूमुलेट करने के लिए। अभी के लिए मैं जा रहा हूँ, हम ये बाद में ख़त्म करेंगे। फिर एरिना की तरफ उंगली दिखाते हुए वो कहता है, अगर उससे आगे ये तुम्हें ख़त्म न कर दे। हेडमास्टर बहुत ही ज़्यादा चौंकते हुए कहता है, हाँ ये तो आसान था। फिर हम देखते हैं एरिना में वो सारे क्रीचर्स मिल के एक बहुत बड़े से मॉन्स्टर में तब्दील हो चुके हैं। ये देख के मैश बहुत ही ज़्यादा चौंकते हुए कहता है, ये क्या है? हेडमास्टर को देखते हैं, वो कहता है, वो है। इसी के साथ ये एपिसोड पिछले एपिसोड में हमने देखा था इनोसेंट जीरो और वेलबग का लड़ाई होता है। इनोसेंट जीरो उनका सारे पावर्स चुरा लेता है। मैश आके किसी तरह वेलबग को बचा लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं स्कूल में एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर अपीयर होता है। अब आगे उस मॉन्स्टर को देखते हुए हेडमास्टर वेलबग कहता है, ये मॉन्स्टर तो पूरे सिटी को इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। दूसरी तरफ इनोसेंट जीरो मैश को कहता है, तुम तो पहले बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे थे, अगर दम है तो इसे रोक के दिखाओ। अगर तुम्हारे जैसा कोई नॉन मैजिकल आदमी इसे रोक सकता है तो रोक के दिखाओ। ये सुन के वेलबग बहुत ज्यादा चौंक जाता है और मन में सोचने लगता है, क्या वो मैश की ताकत को टेस्ट कर रहा है? पर इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इनोसेंट जीरो वहां से चला जाता है और फिर देखते हैं टाइम कंटिन्यू होता है। सभी कहने लगते हैं, अरे अभी यहाँ पे क्या हुआ? हमको लग रहा है बहुत टाइम से सोए हुए हैं, यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है? तभी वो सब उस मॉन्स्टर को देखते हैं और कहने लगते हैं, ये आखिर क्या चीज़ है? ये तो हमारी तरफ आगे बढ़ रहा है, ये तो स्कूल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। तभी देखते हैं वो मॉन्स्टर बहुत बड़े बड़े पत्थर उन सब की तरफ फेंकता है। वो सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। पर तभी हम देखते हैं वहाँ पे लेंस आके उन सबको अपने ग्रेविरोल मैजिक से बचा लेता है। सारे पत्थर हवा में ही रुक जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉट को, वो उस मॉन्स्टर की तरफ अपनी एक्सप्लोडिंग मैजिक का यूज़ करता है। पर हम देखते हैं मॉन्स्टर के सामने एक बहुत बड़े से बैरियर आता है, उसकी मैजिक को आसानी से रोक देता है। ये देख के डॉट पूरी तरह से चौंकता है और मन में सोचने लगता है, ये बैरियर आखिर कहाँ से आया? पर तभी पीछे से काल्डो आता है और उसे कहने लगता है, ये नलिफाइंग बैरियर मैजिक है, इसके पीछे जरूर कोई और मैजिक यूजर है।
जो कि कहीं से छुपकर इस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा है। हमें सबसे पहले उसे पकड़ना होगा, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। फिर हम देखते हैं वो उसे पकड़ के वहाँ से उस मैजिक यूजर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ मॉन्स्टर को देखते हैं, वो चारों तरफ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर रहा है। सारे लोग स्टेडियम से इधर उधर भागने लगते हैं, घर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा डर चुके हैं। सब बस यही कह रहे हैं, हमें मरना नहीं है, प्लीज़ कोई तो हमें बचा लो। पर तभी हम देखते हैं उस मॉन्स्टर की पीछे से उसकी जो चेन है उसे कोई खींचता है। सब बस रुक के ये देखते हैं और कहते हैं अभी क्या हुआ, वो रुक गया है। हम देखते हैं वो मॉन्स्टर वहीं पे रुक जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ पाता। तभी हम देखते हैं मैश पीछे से उस बड़े से चेन को पकड़ के खींच रहा है। सब उसे देख के कहने लगते हैं, हे ये तो वही है ना, मैश बंडेड। मैश और मॉन्स्टर दोनों तरफ से चेन को खींच रहे हैं। ये देख के सब चौंक के कहने लगते हैं, ये लोग आखिर क्या कर रहे हैं, ये लोग टग वॉर खेल रहे हैं और दोनों समान तरह से ताकतवर हैं। पर तभी हम देखते हैं उन सब के बीच अजीब तरह के बातें चलने लगते हैं। कोई कहने लगता है, क्या सच में हमें इस पर ये छोड़ देना चाहिए? मतलब वो तो मैजिक भी नहीं कर सकता। और सोचो एक बार, जो मैजिक नहीं कर सकता वो हमारे स्कूल का टॉपर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे दुनिया में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं जो मैजिक नहीं कर पाते। मॉन्स्टर को देखते हैं, वो बहुत जोर से चीखता है। ये देख के सारे ऑडियंस डर जाते हैं। मैश भी चेन को बहुत ताकत से पकड़ने लगता है। वो चेन धीरे धीरे टूटने लगता है। तभी ऑडियंस में से एक बंदा कहता है, क्या सच में कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है कि वो मैजिक नहीं कर पाता? वो हमें बचाने की कोशिश कर रहा है, हमारे स्कूल को बचाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ मैश को देखते हैं, वो उस चेन को इतनी ताकत से पकड़ने लगता है कि उसकी उंगलियों से खून निकलने लगता है। अब बस खुद पैनल में देखो, सारे ऑडियंस चौंक जाते हैं। तभी वही बंदा कहता है, तुम कर सकते हो। और उसके कहने के बाद ही बाहर से उसके लिए सब चीयर करने लगते हैं, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। ये देख के हम फिर फिन को दिखाया जाता है। फिन बस ये देखता है और सोचने लगता है, मुझे अपने आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है। मैश इस दुनिया के लिए कुछ नहीं था। सब हमेशा उसे हेट करते थे, उसे एक्सपेल्ड करने की कोशिश करते थे। ऐसी दुनिया में जहाँ पे सिर्फ मैजिक ही सब कुछ है, मैश वो ही है जिसे मैजिक नहीं आता। पर फिर भी देखो, चारों तरफ उसके नाम का शोर गूंज रहा है। वो रूल्स चेंज कर रहा है। हमें सारी ऑडियंस को दिखाया जाता है, सब उसके लिए चीयर करने लगते हैं। फिन भी खुश होकर कहता है, तुम कर सकते हो। तभी देखते हैं उस मॉन्स्टर को मैश उस चेन को इतनी तेजी से खींचता है कि वो मॉन्स्टर अब खुद को और संभाल नहीं पाता और उसकी तरफ खींचा चला जाता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है। हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है और तभी उसके पीछे हम देखते हैं ऑर्डर मेडल को अपने पावर उस पर यूज़ करते हुए। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पे हम देखते हैं बहुत तेज़ी के साथ काल्डो आता है और उसे देखते ही ऑर्डर रुक जाता है। वो आदमी चिल्लाने लगता है, प्लीज़ मदद करो मेरी, बचा लो मुझे। काल्डो उसे देख के कहने लगता है, ये वही आदमी है जो उस जाइंट को कंट्रोल कर रहा था। ऑर्डर ज़रूर इसे मारने की प्लानिंग कर रहा है। ऑर्डर उसे देखते ही कहने लगता है, तो आखिरकार तुम भी उस मैच बैंडेड की साइड में चले गए हो। उसके जैसा आदमी को मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। पर काल्डो उसकी ये बात सुन के कहता है, मैंने कभी नहीं कहा मैं किसी की साइड ले रहा हूँ, पर हाँ उसकी ताकत सच्ची में बहुत खास है, वो बहुत खास है। ऐसा एक टाइम ज़रूर आएगा जब तुम खुद उसे एक्सेप्ट करोगे। ये सब कुछ ख़त्म होता है। कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। सारी दुनिया में इनोसेंट जीरो के आने की खबर फैल चुका है। इस खबर से सब कोई पैनिक ना हो, इसलिए खबर फैलाया गया है कि डिवाइन विजनरीज ने मिलकर उसको भगाया है। पर किसी किसी को इस बात पे विश्वास नहीं है। यूरोप मैजिक को दिखाया जाता है, वो भी कोशिश कर रहा है असल में जो हुआ था वो कभी बाहर ना जाए। उनके खुद के ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ मैच बैंडेड ही है जो कि इस सारे सच्चाई के बारे में जानता है और वो यही भी जानता है इन सब की कारण वो ही है। अब इस हेवी बर्डन के साथ वो क्या करेगा। पर तभी हम देखते हैं मैच को, मैच बीच पर है, अपने सारे दोस्तों के साथ मज़े कर रहा है। सो दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ा सा सेक्शन स्किप करने जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। आप लोगों को मैं इमेज दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। सो वो सब एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं। पर तभी वो लोग वहाँ पे हेडमास्टर वेलबक को नोटिस करते हैं।
वो भी वहाँ पे नारियल पानी पीते पीते मज़े कर रहे होते हैं। पर उनको देख के सब पूछने लगते हैं, हेडमास्टर आप यहाँ, आप तो बीमार थे ना, यहाँ पे क्या कर रहे हो आप। पर थोड़े से इधर उधर की बातें करने के बाद वो सीरियस होते हैं और कहने लगते हैं, तुम सबको तो पता ही है मैश बैंडिट को कभी भी शांति नहीं मिलेगा जब तक वो इनोसेंट जीरो को हरा ना दे। वैसे वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा पावरफुल है, उसके पास खुद की टाइम की मैजिक तो है ही, अब साथ में मेरा स्पेस का मैजिक भी उसके पास है और वो साथ ही में फॉरबिडन मैजिक भी यूज़ कर रहा है। उसके इन सारे पावर्स के साथ हम कह सकते हैं कि वो अब तक की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा पावरफुल मैजिक यूज़र है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैश के 5 भाई हैं जो कि मेरे जैसा या फिर मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो सब इनोसेंट जीरो को गार्ड करते हैं। ये सुन के फिन बहुत ज़्यादा चौंकते हुए कहता है, क्या हेडमास्टर के जैसा स्ट्रॉन्ग? ये तो बहुत खतरनाक होंगे। अब उसके पास इतना ज़्यादा पावर है, उसे हराने की चांस नियरली 0% है। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में हमारे पास एक अनस्टेबल एलिमेंट है जो कि नॉर्मल से कुछ अलग कर सकता है और वो है मैश बैंडेड। उसकी ट्रेनिंग ने उसे बहुत कुछ दिया है, इंस्टेंट फोर्स, टफनेस और एब्सर्ड स्ट्रेंथ, और उसके ताकत ही है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक को भी तोड़ सकता है। ये सुन के लेमन कहती है, पर आप उसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन के खिलाफ ऐसे ही खड़ा नहीं कर सकते ना। लेमन की ये बात पीछे से मैच सुन लेता है और कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, हो सकता है मैं हारूँ या फिर जीतूँ, यहाँ पे 50-50 चांसेस है, पर ये जो मेरे मसल्स देख रहे हो ये कभी नहीं हारे हैं। और वो अपना बॉडी दिखाने लगता है। सो अभी हमारे पास 100% चांस है। फिन और लेमन उसे देखने लगते हैं। वेलबर्ग मन में सोचने लगते हैं, सबसे ज़्यादा इसके पास ये जो स्पिरिट है, उसकी बाउंडलेस ऑप्टिमिज्म और दूसरों की मदद करने की चाह, यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इस दुनिया में शांति लाना मैश, जो कि मैं नहीं कर पाया। मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ। मैश कहता है, मुझ पर छोड़ दीजिए सर, मैं इस दुनिया में शांति लाऊंगा और उसी के साथ मैं मेरे सारे दोस्तों के साथ ग्रेजुएट होऊंगा। उसकी ग्रेजुएट की बात सुन के सबको उसे देखने लगते हैं। लेंस कहता है, मैश सब तो ठीक है, पर एंड ऑफ सेमेस्टर टेस्ट बहुत जल्द आने वाला है, अब तुम क्या करोगे? और वैसे भी तुम अगर सिर्फ एक और बार फेल हो जाओगे, तुम्हें एक्सपेल कर दिया जाएगा, अब तुम क्या करोगे? मैश कहता है, ओ, और हम देखते हैं उसकी दिमाग पूरी तरह से हैंग हो जाता है। सो दोस्तों, यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। मैश उस बड़े से क्रीचर को हराता है। दूसरी तरफ इनोसेंट जीरो के आने के बारे में सबको पता चल चुका था। अब आगे एपिसोड की शुरू में हमें बताया जाता है, इनोसेंट जीरो के इंटरफेरेंस के बाद अब डॉट, लेंस और मैश को चुना गया है फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। वो लोग अभी ब्यूरो ऑफ मैजिक में हैं। हम तीनों को देखते हैं, वो एक दूसरे से बात करने लगते हैं। हम लोग आखिर फाइनल तक पहुंच ही गए। तभी हेडमास्टर वेलबर्ग उनको वेलकम करता है और कहता है, फाइनल एग्जाम के लिए प्रोसीड करने से पहले तुम सबको एक एक डिवाइन विजनरीज क्वेश्चन करेंगे, और अगर उन्होंने तुम्हें फेल कर दिया या फिर एग्जाम के लिए अनफिट कह दिया तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये सुन के डॉट कहता है, हाँ एक इंटरव्यू? दूसरी तरफ लेंस कहता है, ये लोग अभी भी इन सब को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। हेडमास्टर कंटिन्यू करते हैं, तुम सब अपने गाइड को फॉलो करोगे। मैश की बारी आता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत क्यूट सा छोटा सा क्रीचर को। वो मैश से कहता है, अब से मैं तुम्हारा गाइड हूँ, मैं एक सर्वेंट बीस्ट हूँ, तुम मुझे 008 कह सकते हो। मैश भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है। 008 कहता है, फॉलो मी, आगे थोड़ा सा ध्यान से बढ़ना। तभी हम देखते हैं वो लोग जाने लगता है और जाते जाते 008 मैश से कहने लगता है, मैंने तुम्हारे बारे में रूमर्स सुना है, तुमको मैजिक नहीं आता है। मैश हाँ कहता है। ये सुन के वो बहुत ही दुखी होकर कहने लगता है, कितना मुश्किल होता होगा ना इस दुनिया में बिना मैजिक के पैदा होना और ऐसे रहना। मेरी सिंपैथीज तुम्हारे साथ है। पर मैश ये सुन के कहता है, हाँ ये वैसे ये इतना भी बुरा नहीं है और मैंने मेरी बॉडी को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग भी दी है। तभी हम देखते हैं वो लोग एक बहुत बड़े से हॉलवे में जाते हैं और तभी 008 बहुत ही अजीब से आवाज में कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम अपने पोजीशन से अफेक्टेड हो। हाँ, और धीरे धीरे अपना रूप बदलने लगता है। और तभी हम देखते हैं रूप बदलकर वो वुल्फ में बदल चुका है और मैश पर अटैक करते हुए कहता है, तुम्हारा ये एटीट्यूड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे ऐसे रूप बदलते हुए देख के और उसकी बात सुनकर मैश को लगता है उसी ने कुछ गलत बोल दिया है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। वो इसके लिए सॉरी भी कहता है। पर 008 कहता है, प्लीज़ ऐसा नहीं है, ये तुम्हारी किसी बात की वजह से नहीं है, मुझे ऑर्डर दिया गया है। क्या तुम्हें सर्वेंट बीस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है? हम सब श्रापित है, हम अपने मास्टर को कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए हमें उनका हर एक बात मानना होता है। ये सब कहते कहते हम देखते हैं
वो एक के बाद एक मैच पर अटैक करते ही जा रहा है। मैच भी उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा है। 008 कहता है तुम्हें मैजिक नहीं आता, इसलिए तुम्हें ये एग्जाम छोड़ना ही होगा। ये सुन के मैच बहुत ज़्यादा चौंकता है और कहता है अच्छा तो फिर ब्रिंग इट ऑन। तभी 008 हमला कर देता है, पर इस बार मैच डॉस नहीं करता, उसका खून निकल जाता है। ये देख के 008 बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है क्या हुआ, तुमने डॉज नहीं किया? हाँ, मुझे हिट करो, मैं डॉज नहीं करूँगा। ऐसा नहीं कि ये तुम खुद अपने मर्जी से कर रहे हो, तुम्हें ऑर्डर दिया गया है। और तुमने अभी क्या कहा था, तुम पर कर्ज है, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता और मुझे भी ऑर्डर दिया जाता, मैं भी तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, पर मुझे करना पड़ता और ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। उसकी ये बात सुन के बीस्ट को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा चौंकता है और मन में सोचने लगता है शायद ये हमारा लैंग्वेज समझता है, पर हो सकता है ये सिर्फ एनिमल इंटेलिजेंस हो। तभी उसे हर एक बात याद आता है, तुम्हें चुप रहना है और हम जो कहते हैं हमारी बात सुनना है। तुम स्लेव हो, स्लेव की तरह रहो और तुम्हें तो खुश होना चाहिए, हमने तुम्हें जिंदा रखा। ये सब बातें वो याद करने लगता है और तभी उसे मैच की बात याद आता है और सोचने लगता है ये तो ह्यूमन है, पर ये मुझसे बहुत ज़्यादा काइंड है। और हम देखते हैं धीरे धीरे वो अपना रूप बदल लेता है, छोटा सा क्यूट सा क्रीचर में बदल जाता है। पर तभी देखते हैं उस पर कोई हमला करता है और कोई वहाँ पे आके कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। मैच पीछे मुड़ता है और तभी हम देखते हैं वहाँ पे ऑर्डर चिल्लाते हुए कहता है तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया। वो क्रीचर कहता है मास्टर माफ कर दीजिए। पर तभी हम देखते हैं मैश को, वो फाइट के लिए रेडी होता है और कहता है अच्छा तुम्हारा बिजनेस मेरे साथ है। हाँ, उसे ऐसे देख के 008 कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मास्टर ऑर्डर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि खुद डिवाइन विजनरीज भी उनके सामने कुछ नहीं है। पर मैश कहता है कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर फिर भी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ साल पहले जब मैगजिन ने अटैक किया था, मैगजिन एक ऐसी स्पीशीज है जिनके पास बहुत ज़्यादा पावर होता है, इतना कि एक डिवाइन विजनरी भी उनके सामने आसानी से हार जाए। इनके पास इतने ज़्यादा पावर होते हैं कि एक टॉप क्लास ह्यूमन मैजिशियन इनके सिर्फ एवरेज मैगजिन जितना पावरफुल होते हैं। यहाँ तक कि तब पूरे ब्यूरो ऑफ मैजिक इनसे लड़ते हुए स्ट्रगल कर रहे थे। पर तभी खुद मास्टर ऑर्डर ने अकेले 6 मैगजिन को मार दिया था। और ये सच है, ह्यूमन जन्म लेते हैं टैलेंट के साथ, उनके एबिलिटीज़ के साथ, इंटेलिजेंस के साथ और साथ ही साथ मैजिक के साथ। हाँ, हो सकता है तुम एफर्ट के साथ उनको या फिर कुछ पावर्स को अनलॉक कर सको, फिर भी सबसे पहले तुम्हें ब्लेस्ड होना होगा। और मास्टर ऑर्डर इतना ज़्यादा पावर प्रोसेस करते हैं कि वो इस दुनिया के मैजिक यूजर्स में टॉप में आते हैं। पर मैश को देखते हैं, मैश उसकी बात सुन के पूरी तरह से पक चुका था। तभी ऑर्डर कहता है मैं तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। हाँ, मानता हूँ कि तुम्हारे पास वेलबग और बाकियों की सपोर्ट है और तुमने इनोसेंट जीरो के अगेंस्ट बहुत अच्छा पावर भी दिखाया है, पर हम सबको तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ सबके लिए। अलाउ मी टू शो यू। दूसरी तरफ मैच भी लड़ने के लिए तैयार होता है। ऑर्डर कहता है 3 मिनट, सिर्फ इतना ही लगेगा मुझे तुम्हें धूल में बदलने के लिए। और फिर देखते हैं वो अपना पावर अनलिश करने लगता है और मैच के ऊपर सैंड से एक बहुत बड़े से अटैक कर देता है। जहाँ पे वो अटैक करता है वहाँ पे हम देखते हैं बहुत बड़े से होल हो जाता है। मैच ये देख के सोचने लगता है ये तो बहुत बड़ा सा गड्ढा है। ओह, अब समझा, ऑर्डर का स्ट्रेंथ है सैंड मैजिक। ऑर्डर उस पर फिर से हमला करता है और हम देखते हैं मैच डॉस तो करने जाता है, पर इस बार उसकी पैर अटक जाता है। और तभी हमें बताया जाता है सैंड इतना डेंस होता है कि ये स्टील को भी काट सकता है, यहाँ तक कि पत्थर को पूरी तरह से चकनाचूर कर सकता है। हम देखते हैं मैश अपना पैर निकालने की कोशिश करता है, पर खाली उसका पैर ही बाहर आता है, उसका जूता अंदर रह जाता है। और फिर हमें बताया जाता है क्योंकि सैंड बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, इसीलिए इसका पावर बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है, इसे डॉज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। फिर भी मैश का फिजिक इतना ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है कि वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करता है। उसके मसल फाइबर जो कि खुद में बहुत ज़्यादा कंप्रेस होते हैं और इतना हाई डेंस होते हैं कि वो खुद एक टाइट स्टील की तरह काम करते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव फोर्स जनरेट करते हैं। इसका मतलब उसका एक एक पंच इतना ज़्यादा हैवी होगा, वो 2 से लेकर के 5 टन का फोर्स जनरेट कर सकता है। फिर मैश को देखते हैं वो वाटर मेडल के पास जाकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, पर वो अपने सैंड मैजिक से उसका अटैक ब्लॉक कर लेता है। फिर वो मैश से कहता है तुम एक एनोमली हो, तुम्हें हटाना मेजॉरिटी के लिए बहुत अच्छा होगा। हाँ, हो सकता है इस स्कूल में तुम्हें एक्नॉलेज किया गया हो, पर ऐसा ही
दुनिया से एक्सपेक्ट मत करना। डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसी चीज़ है जो सबसे फिट होता है वही इस दुनिया में सरवाइव कर सकता है। तुम्हें तो पता ही होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और तुम कह रहे हो कि सब अपने आंखों पे पट्टी बांध ले। देखो तुम्हारे सामने अभी ये डॉर्फ को देखो, इसे क्लासिफाई किया गया है हमारे सर्वेंट बनने के लिए, हमारे लाइफ को इजी करने के लिए। और तभी देखते हैं वो उस 008 पर हमला करता है और कहने लगता है जब एक सर्वेंट अपना काम ना करे तो हमारा काम होता है हम उसे पनिश करें। और तभी देखते हैं उसे पकड़ते हुए मैश को कहता है, मैश बर्नडेड, तुम जितने अटैक को डॉज करोगे इस डॉर्फ को उतना ज़्यादा मुश्किल होगा, इसे उतना ज़्यादा दर्द झेलना होगा। हम उस डॉर्फ को देखते हैं, उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है, फिर भी वो मैश की तरफ देख के उसकी बातें उसे याद आने लगता है। मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं चाहकर भी तुम्हें कभी हर्ट नहीं कर पाता। और तभी वो कहता है तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। फिर देखते हैं ऑटर उसके ऊपर हमला करता है, पर इस बार मैश डॉस नहीं करता, उसके बॉडी से खून निकलने लगता है। वो क्रीचर कहता है मैश तुम ऐसा मत करो, मास्टर तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। पर दूसरी तरफ ऑटर को देखते हैं, वो सोच रहा है अब मैं समझा उसके पास कितनी ज़्यादा पावर्स है, पर फिर भी है तो वो एक ह्यूमन ही, इस बार अपनी अटैक और भी स्पीड और वेट से करूँगा। और तभी देखते हैं वो उस पर बहुत ज़ोरदार हमला करता है। हमें मैश की जूते और कपड़े उड़ते हुए दिखाया जाता है, वहाँ पे कुछ खून के बूंदे भी देखते हैं। ये देख के वो क्रीचर बहुत ही ज़्यादा डरते हुए कहता है मैश, पर ऑटर उस तरफ देखते हुए कहता है पर ये तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है, वहाँ पे उसके शूज़ और कुछ ब्लड है पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पर तभी हम मैश को उसके पीछे एक पिलर पे देखते हैं और वो कहता है स्पेशल आर्ट बॉडी सब्स्टिट्यूशन जुजुत्सु। दूसरी तरफ वो क्रीचर सोचता है मैंने कुछ ऐसा देखा, मुझे लगता है कि मुझे देखना नहीं चाहिए। जिस टाइम मास्टर ऑटर ने हमला किया ठीक उसी टाइम वो इतना तेज़ी से अपना कपड़े बदल लिया, खुद उसके कपड़े को भी पता नहीं चला। और इसीलिए तब भी उसके जाने के बाद भी वो ह्यूमन फॉर्म में ही था। ऑटर उसे पीछे देखते हुए कहता है इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैश उस पर अटैक करते हुए कहता है क्या तुम्हें सच में लगा मैं तुम्हारे ये अनफेयर रूल्स मानूंगा। और हम देखते हैं वो उस पर बहुत जोर से किक करता है। इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड खत्म होता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था मैश को डिवाइन विजनरी एग्जाम के लिए एक सर्विस बेस्ड गाइड करता है, पर उसे एक्चुअली मैश को मारने के लिए भेजा गया था, पर वो अपना काम नहीं करता। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे उसका मालिक ऑटर आता है। मैश और ऑटर का घमासान लड़ाई होता है। अब आगे मैश बहुत जोर से ऑटर के ऊपर एक किक मारता है। ऑटर को देखते वो झुक जाता है, पर तभी मैश को दिखाया जाता है वो बहुत ज्यादा चौंक के कहता है क्या सैंड ने ब्लॉक कर दिया। और तभी देखते हैं उसका हाथ पैर सैंड से ब्लॉक किया जाता है और उसको हवा में ही लटकाया जाता है। ऑटर कहता है अब सब खत्म होता है और वो मैश की तरफ अपने सैंड से बहुत बड़ी नुकीली एक ड्रिल जैसा कुछ भेजता है। वो इतना तेजी से भेजता है, यह देख के 008 कहता है मैश। और तभी हमें वहाँ पे कुछ खून की बूंदे दिखाया जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक बहुत बड़े से हाथ को, उसके अंदर वो नुकीली चीज जाके पूरी तरह से घुस चुका है। मैश कहता है अब क्या हुआ। फिर हम मैश को देखते हैं वो अपने आप को छुड़ा के ड्रेस भी पहन चुका है और कहता है हाँ आखिर वायोलेंस में आंसर नहीं छुपा हुआ है। उसे इतनी जल्दी छुटते हुए देख के ऑटर कहता है क्या इतनी जल्दी उसने सैंड से छुटकारा भी पा ली। तभी वहाँ पे यौन लेते हुए आता है रेनेटास रिवॉल। उसे बाहर देख के ऑटर और मैश सब कोई चौंकता है, पर वो कहता है मुझे याद नहीं आ रहा है एक्चुअली मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। यहाँ तक कि वो मैश से भी पूछता है तुम बताओ मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। मैश कहता है नहीं मुझे तो नहीं पता है। वो मैश को चिल्ला के कहता है क्यों ना तुम मुझे चीयर करो। मैश उसके लिए चीयर करने लगता है और तभी वो सीरियस होकर कहता है तुम्हें परमिशन दिया जाता है द ट्राई मैजिक एथलॉन डिवाइन विजनरी नेक्स्ट स्टेज के लिए। ये सुन के मैश कहता है हाँ ट्राई मैजिक डिवाइन विजनरी एग्जाम। हाँ ट्राई मैजिक, हमारी दुनिया में 3 एलिट मैजिक स्कूल है, एक है ईस्टर्न मैजिक एकेडमी, दूसरा सेंट आर्क्स हॉली मैजिक एकेडमी, तीसरा वाकिस मैजिक एकेडमी। सब अपने बेस्ट कैंडिडेट को ही सेंड करेंगे फाइनल एग्जाम के लिए। अब सब कुछ बदल चुका है, इस बार इनोसेंट जीरो अपने किसी बेटे को वाकिस के स्टूडेंट के रूप में भेजेगा। वो लोग उस वंड के पीछे है जो कि डिवाइन विजनरी एग्जाम के बाद विनर को दिया जाएगा। द वंड ऑफ बिगिनिंग्स
इस वंड को डिवाइन विजनरी सेलिब्रेशन के लिए दिया जाएगा। इसे मदर लोड ऑफ मैजिक पावर कहा जाता है। और तभी वो देखता है इतने सारे इंफॉर्मेशन से उसकी सिट्टी पिट्टी गूल हो चुका है। वो बस इतना कहता है, एनीवे तुम्हें सिर्फ डिवाइन विजनरी फाइनल एग्जाम को पास करना है। ये हमारे दुनिया की इतनी बड़ी सेलिब्रेशन है कि हम इसे एक छोटी सी हंच पे बंद नहीं कर सकते, इसीलिए हम तुमको भेज रहे हैं ताकि तुम उस वंड को प्रोटेक्ट कर सको और डार्क मैजिक स्कूल को खत्म करो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये इजी होगा। वॉकिंग्स के जो टॉप 3 है वो कुछ और ही है, और उनमें से भी नंबर 1 जो है डोमिना ब्लोइव, वो अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक स्टूडेंट है। ऐसा भी कहा जाता है कि वो डिवाइन विजनरी जितना स्ट्रॉन्ग है, या फिर हो सकता है उससे भी ज्यादा। उसके पावर्स को देखकर लगता है वो खुद इनोसेंट जीरो का बेटा है। और फिर मैश को दिखाया जाता है, इतने सारे बातों से उसकी सिट्टी विट्टी फिर से गूल हो जाता है। ये देख के रेनेटस रिबोल कहता है, तुमको बस एग्जाम को पास करना है। अगर तुमने एग्जाम ठीक से पास किया तो पूरी दुनिया तुम्हें एक डिवाइन विजनरी के रूप में एक्सेप्ट कर लेंगे। ये सुन के मैच बहुत ज्यादा सीरियस होता है और मन में सोचता है, तो यही है ट्रू फाइनल एग्जाम। रेनेटस ऑटर को कहता है, अच्छा क्या तुम मेरे इस बात से सहमत हो? ऑटर कहता है, डोमिना हाँ ठीक है, अब तो मैं ये छोड़ रहा हूँ। ये कह के ऑटर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ रेनेटस कहता है, डोमिना के बारे में कुछ रूमर्स है। पिछले साल जो रायन से पहले डिवाइन विजनरी था उसको इतनी बुरी तरह से पेला था कि उसकी कोई नामो निशान तक नहीं है। और ऐसा कहा जाता है बहुत सारे ऐसे ही खतरनाक काम के पीछे उसका ही हाथ रहता है। इसके पहले हिस्ट्री में कभी भी डोमिना जैसा स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक स्टूडेंट नहीं मिला जो कि खुद एक स्टूडेंट होकर एक डिवाइन विजनरी को हरा सके। उसकी ये बात सुन के मैच सोचता है, क्या अब तक का मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट था ऑर्काडोम से? पर तुम चिंता मत करो, मेरे पास सेंट ऑलियार्क के 3 स्टूडेंट के कॉन्टैक्ट है। वो लोग भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इतना कि उन्होंने पिछली बार रायन से कम्पीट की थी। और ये सुन के वो सोचता है, अच्छा रायन से, इसका मतलब मैं उन लोग पर भरोसा कर सकता हूँ। पर तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं डोमिना को, वो ऑलरेडी उन सारे सेंट के स्टूडेंट को हरा चुका है और कहने लगता है, तुमने सच में रायन से फाइट की थी? मैंने तुमसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था। पास्ट में सेंट आर्ट्स एकेडमी में दिखाया जाता है, वहाँ पे 3 में से वही 2 स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है। वो लोग डोमिना को देख के कह रहे हैं, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? फाइनल एग्जाम से पहले ऐसे आना ये तो वायोलेशंस है। पर डोमिना कहता है, तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि तुम डिवाइन विजनरी बन सको। ये एक सेलिब्रेशन है डिवाइन एब्सोल्यूट की। तुम्हारे जैसे कमजोर इम्प्योरिटीज को इसका हक नहीं है। तुम्हें तो इस दुनिया से खत्म कर देना चाहिए। ये सुन के उन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो लोग उस पर अटैक करने जाते ही है। पर हम तभी देखते हैं उनके पूरी बॉडी, मुंह से खून निकल जाता है। वो लोगों का सांस अटक जाता है। अब खुद देखो कितनी बुरी हालत है उन लोगों की। इतनी जल्द इतनी बुरी हालत हो जाता है कि वो लोग खुद समझ नहीं पाते क्या हो रहा है। सोचने लगते हैं, अभी क्या हुआ? हम लोग डिवाइन विजनरी कैंडिडेट्स है और हम उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाए। पर तभी देखते हैं वहाँ पे कोई उसके पीछे से आता है, जोर से चिल्ला के कहता है, तुम्हारा मेरे स्कूल से क्या काम है? और हम डोमिना के पीछे एक बंदे को देख, वो कहता है, डोमिना बिलो, तुम्हारा आंसर डिटरमाइन करता है कि तुम यहाँ से बाहर जाओगे कि नहीं। उसे देख के डोमिना कहता है, ओह तो तुम वही हो जिसने पिछली साल रायन आर्म्स के साथ मुकाबला किया था और उसे पूरी तरह से टक्कर दिया था। पर तभी देखते हैं उसकी चीख पे एक बहुत बड़ी सी कट लगता है और वो लड़का कहता है, मैंने तुमसे जवाब मांगा था जबकि तुमने जवाब नहीं दिया, तो अब मेरे पास कोई रीज़न नहीं है फाइट शुरू ना करने की। गार्डियन सेकंड। और हम देखते हैं वो अपना स्पेल का यूज करता है। उसके पीछे हम बहुत बड़ी सी एक मूर्ति को देखते हैं। ये देख के उसके साथी कहता है, क्या वो शुरू में ही अपना सेकंड डेथ मैजिक यूज कर रहा है? क्या वो इसे इंस्टेंटली खत्म करना चाहता है? तभी देखते हैं इग्रिस हमला कर देता है। सॉरी अगर दोस्तों मैंने यहाँ पे नाम गलत बोला हो। हम देखते हैं उस गार्डियन का हमला इतना जोर से उसके ऊपर पड़ता है, चारों तरफ पूरी तरह से कांप उठता है। पर तभी हम देखते हैं उसके नीचे डोमिना को कुछ भी नहीं होता है। ये देख के इग्रिस बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। वो सोचने लगता है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, उसने मेरी सेकंड डेथ मैजिक इतनी आसानी से रोक दिया। तभी देखते हैं डोमिना वहाँ से गायब हो जाता है और उसके पीछे आके इंस्टेंटली उस पर हमला करता है। उसकी छाती से और मुंह से पूरी तरह से खून निकल जाता है। हारने के बाद वो सोचता है, हम लोग सेंट एकेडमी के टॉप स्टूडेंट्स हैं, उसने अकेले ही हमको। फिर डोमिना कहता है, अब मुझे लग रहा है इस दुनिया में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। सीन शिफ्ट होता है, फाइनल एग्जाम का दिन है।
ईस्टर्न एकेडमी में ग्रैंड हॉल में देखते हैं चारों तरफ ढोल और बाकी सब कुछ बज रहे होते हैं। कमेंटेटर कहता है, कहा जाता है कि भगवान ने हमें 2 गिफ्ट्स दिए, एक है बहुत सारा नॉलेज, दूसरा है मैजिक। इस दुनिया में मैजिक ही सब कुछ है। जिसके पास बहुत सारा मैजिक है और वो मैजिक के हर एक चीज़ कंट्रोल कर सकता है, उसे भगवान के सबसे क्लोजेस्ट माना जाता है। और अभी हम लोग यहाँ पे ये डिसाइड करने के लिए बैठे हैं इनमें से कौन से मैजिक यूजर्स भगवान के सबसे क्लोजेस्ट हैं। चलो अब शुरू किया जाए ट्राई मैजिक एथलॉन डिवाइन विजनरी फाइनल एग्जाम। और एक एक करके हमें ईस्टर्न एकेडमी के स्टूडेंट्स जैसे कि लेंस, मैश और डॉट को देखते हैं। दूसरी तरफ वाकिस एकेडमी से डोमिना और उसके 2 साथी को देखते हैं। तभी सेंस को बुलाया जाता है, पर वहाँ पे उस एकेडमी से कोई भी नहीं था। ये देख के वहाँ पे जितने भी लोग थे सब बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। कमेंटेटर अनाउंस करता है, हमें अभी अभी एक चिट्ठी मिला है, वो लोग सेंट आर्ट्स एकेडमी के कैंडिडेट्स मुकाबले से विड्रॉ कर रहे हैं। क्या चल रहा है यहाँ पे? सब कोई बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। और तभी डोमिना हंसते हंसते वहाँ पे आता है और कहता है, लगता है सेंट आर्ट्स के कैंडिडेट्स को किसी ने ख़त्म कर दिया है। और तभी वो अपने हाथ से वान के टुकड़े टुकड़े करके वहाँ पे फेंकता है। ये देख के फिन बहुत ज़्यादा चौंक के कहता है, क्या ब्लडी वांड्स? डोमिना चिल्ला के कहता है, ईस्टर्न मैजिक एकेडमी अब तुम्हारी बारी। फिन बहुत ज़्यादा डर के कहता है, वो हंस रहा है, पर वो सब वांड्स जो उसने अभी तोड़े हैं वो सब तो सेंट्स कैंडिडेट्स के हैं ना। पर तभी सब कहते हैं, हे बाहर देखो बाहर देखो। दूसरी तरफ हम देखते हैं लेंस, मैश और डॉट चाय पी रहे होते हैं। मैश क्रीम पफ खाते खाते कहता है, रेडी? पर किसके लिए? सो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म करते हैं। अगला एपिसोड जल्दी लाऊंगा। आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच। में हमने देखा था फाइनल एग्जाम अब शुरू होने वाला है। रेनेटास रिवोल्ट मैश को डोमिना के बारे में वार्न करता है। डोमिना इतना ज़्यादा पावरफुल है, पिछले साल रायन आर्म्स के साथ जो स्टूडेंट्स लड़े थे और उसे टक्कर दिए थे उन सबको आसानी से हरा देता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हमें बताया जाता है इस दुनिया में 3 सबसे बेस्ट मैजिक स्कूल्स हैं। पहला है ईस्टर्न, जहाँ पे मैजिक के साथ साथ ह्यूमैनिटी और कॉम्पैशन के बारे में भी सिखाया जाता है। दूसरा है सेंट आर्ट्स एकेडमी, जहाँ पे जस्टिस सिखाया जाता है, रूल्स ब्रेकर्स को पनिश किया जाता है। तीसरा एकेडमी है वाकिस, जहाँ पे पावर ही सब कुछ है, उसके अलावा उनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। पिछले 100 सालों में ईस्टर्न मैजिक एकेडमी में सिर्फ 11 डिवाइन विजनरीज दिया है, सेंट से 4 और वाकिस से 85 डिवाइन विजनरीज आए हैं। सोच पा रहे हो दोस्तों कितना बड़ा डिफरेंस है। तभी दिखाया जाता है डोमिना को, उसके सामने मैश, डॉट और लेंस मिलकर चाय पी रहे हैं। तभी कमेंटेटर चिल्ला के कहता है, इस लेटर में लिखा हुआ है सेंट आर्ट्स इस मुकाबले से अपना नाम विड्रॉ कर रहे हैं। ये सुन के डोमिना हंसते हंसते कहता है, ठीक ही किया उन्होंने, बहुत स्मार्ट है वो लोग। शायद उन लोगों को पता चल गया था वो लोग डिवाइन विजनरी के लिए नहीं बने हैं, पर हम उसकी जगह बिल्कुल ले सकते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है उन तीनों के साथ साथ वहाँ पे और 3 स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहे हैं। सब अपने अपने ओपिनियंस बताने लगते हैं और कहने लगते हैं, हम 6 वाकिस से हैं, हम प्रूव कर देंगे आखिर डिवाइन विजनरी बनने के लिए कितना पावर चाहिए। उन 6 को देख के चारों तरफ बहुत ज़्यादा शोर मच जाता है, सब बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ हम डॉट को देखते हैं, डरते हुए सोच रहा है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, अब तो 3 स्कूल का कोई मुकाबला ही नहीं रहा, अब तो 3 के साथ 6 का मुकाबला, ये बिल्कुल फेयर नहीं है। फिर सोचने लगता है मैच स्ट्रॉन्ग हो सकता है, पर इतना भी नहीं कि वो उन सबको एक साथ रोक सके। पर मैच को देखते हैं, वो कहता है अच्छा रुको, अगर 3 मतलब टोटल 9 और वहाँ से 3 ड्रॉप आउट होते हैं प्लस और 3, मतलब हमारे पास अभी 18 बंदे हैं। उसकी ये मैथ सुन के सब कोई वहाँ पे हंसने लगते हैं और उसे चौंकते हुए कहने लगते हैं, ये तो सिर्फ 9 होता है, इस बारे में वो सीरियस नहीं हो सकता, उसके हिसाब से कैसे 18 आ सकता है, मेरे हिसाब से तो 12 आ रहा है। पर तभी मैं सीरियस होके कहता है, वैसे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सबको रोक दूंगा। उसकी ये बात सुन के डोमिना कहता है, बहुत साहस है तुम में। मैच कहता है, मैं ये मुकाबला करना नहीं चाहता, पर मुझे मेरे दोस्तों के लिए, परिवार के लिए ये करना ही होगा। ये सुन के डोमिना कहता है, तुम्हारे साथ सिंपैथी रखता हूँ, पर ये जो तुम्हारा साहस है ये तुम्हें जीता नहीं देगा। हमें डिफरेंस तब भी पैदा हो गए थे जब हम पैदा हुए थे। कब तुमने देखा है किसी बड़े भाई को छोटे भाई से कमज़ोर होते हुए? मैजिक की बात हो तब भी। उसकी ये बात सुन के मैश अजीब फेस बना के कहता है, सिबलिंग्स, मेरी फैमिली में तो सिर्फ मैं और पॉप्स है। पर मैश उसके पीछे आके कहता है, तुम इनोसेंट जीरो के बेटे हो ना,
तो मे बी ये उसी बारे में बात कर रहा है। मैश कहता है अच्छा अच्छा अच्छा। पर तभी हम देखते हैं वहाँ पे किंग्रेस आता है, उसके पूरे बॉडी से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है और वो चिल्ला के कहता है ईस्टर्न एकेडमी के लोगों मेरी बात सुनो। उसे वैसे देख के सब वहाँ पे चौंक जाते हैं। मैश भाग के उसके पास जाता है पर उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा खस रहा है, उसके मुंह से खून निकल रहा है। मैश उसे जाके पकड़ता है, तभी वो उससे कहने लगता है ईस्टर्न एकेडमी के कैंडिडेट मेरी बात सुनो, हम लोगों ने अपना नाम विड्रॉ नहीं किया है बल्कि हमें करवाया गया है। उन्होंने हमारी फैमिली तक को नहीं छोड़ा, इसीलिए हमने हमारी फैमिली को चुना है। माफ़ कर दो, अब तुम्हें ही उसे हराना है, प्लीज़ हरा देना उन सबको। तभी वाकिस से एक बंदा आता है और उसकी ये बात सुनते हंसते हंसते कहता है क्या बात कर रहे हो तुम, मुझे ऐसे झूठे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो कि अपने स्कूल के प्राइड के बारे में बात करते हैं, और जो ताकतवर है वो कभी भी अपने फैमिली के लिए खुद को वीक नहीं करते। अगर तुम फाइट के लिए रेडी नहीं हो तो झुक जाओ। और तभी वो उस पर हमला करता है। इसी के साथ डॉट, मैश और लेंस उन सब के बीच मुकाबला चालू होता है। पर तभी देखते हैं डॉट और लेंस को किसी अजीब सी चीज़ के अंदर वो सब बंदी बना देते हैं और कहने लगते हैं सबको अलग अलग कर दो ताकि हम यहाँ पे खून की नदियाँ बहा सके। तभी मैश पर हमला कर देता है, बड़ी बड़ी नुकीली चीज़ें मैश की तरफ आने लगता है। सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। फिन और लेमन को देखते हैं, वो चिल्ला के कहते हैं मैश। पर तभी हम वहाँ पे देखते हैं एबेल की डॉल को, वो सारे नुकीले चीज़ें एबेल की डॉल के ऊपर लग चुका है। और देखो डॉल की क्या हालत है, अगर ये मैश को लग जाता तो। तभी एबेल वहाँ पे आते आते कहने लगता है 6 versus 1, ये फेयर नहीं लग रहा है। फिन उस तरफ देखते हुए कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी हम देखते हैं एबेल को, और तभी और एक कहता है ओह माय माय। और वहाँ पे हम देखते हैं एबेल, एविस रेजर और मार्गरेट मैकरन एक साथ आए हैं। एबेल अपनी डॉल से बात करते हुए कहता है कि आप मुझसे एग्री नहीं करते मदर। पर मैश को देखते हैं, वो अजीब सा मुंह बना के कहता है क्या वो अभी भी अपने डॉल से बात करता है। और तभी वो सबको आमने सामने दिखाया जाता है। एबेल और बाकी दोनों कहते हैं अगर तुम लोग वहाँ पे 6 हो तो इधर 3, ये तो बिल्कुल फेयर नहीं है। हम लोग यहाँ पे ईस्टर्न एकेडमी के तरफ से लड़ने आए हैं। हाँ हमें पता है हम डिवाइन विजनरी बनने के लायक नहीं, पर हम सिर्फ सपोर्ट करने आए हैं। तुम लोग 6 हो और ये 3, ये तो फेयर नहीं है। उसकी बातें सुन के आंखों में पैच लगा हुआ बंदा कहता है कौन हो तुम लोग। तभी मैकरन कहता है हम हैं मैश बर्नडेट के फैमिली। पर मैश ये सुन के कहता है हाँ हम लोग फैमिलियर तो है पर हम फैमिली तो नहीं है। पर वो बंदा गुस्से में उनकी तरफ देखते हुए कहता है तो अगर तुम लोग उसके फैमिली, उसके दोस्त हो तो सबसे पहले तुम लोगों को ही मरना होगा, तैयार हो जाओ। हम देखते हैं वो उन पर आके अटैक कर देता है। मैकरन को भी देखते हैं, वो भी अपना अटैक उस पर करता है जिससे उसकी थोड़ा सा खून तो निकल जाता है। और मैकरन भी कहता है तो ये है पावर फैमिली का, अब ये लोग भी फैमिली ना करने लग जाए। मैश कहता है हम लोग रिलेटेड तो नहीं है। पर तभी वो बंदा कहता है हाँ देख तो पा रहा हूँ कुछ ताकत तो है तुम में। पर उसको ऐसे बात करते हुए देख के मैकरन थोड़ा सा चौंकता है और कहता है हाँ पर ये कब हुआ। तभी डोमिनो उसे पीछे हटने को कहता है अगर तुम उससे अभी दूरी नहीं बनाए तो तुम भी वहाँ से बिना हार्म हुए नहीं आओगे। मैंने रूमर्स सुना था, वैसे तुमसे लड़ना मज़ेदार होगा। पर मैकरन को देखते हैं, वो डोमिना की तरफ देखते हुए डर जाता है। हमें डोमिना की इमेंस पावर को दिखाया जाता है। तभी डोमिना कहता है चलो ठीक है तो मैं तुम्हें पार्टिसिपेट करने की अनुमति देता हूँ। पर मैकरन को देखते हैं, वो अभी भी शॉक में ही है। एविस अपने सामने उन दोनों को देख के सोचने लगता है ये दोनों। पर तभी कमेंटेटर कहने लगता है रुको रुको तुम लोग डिसाइड मत करो, हम डिसाइड करेंगे। ये मुकाबला परसों किया जाएगा और हम ब्यूरो ऑफ मैजिक से बात करेंगे। चलो अब डिवाइन विजनरी फाइनल एग्जाम का ओपनिंग सेरेमनी ख़त्म किया जाए। और हम देखते हैं एक एक करके सब घर जाने लगते हैं। मैश एबेल को कहता है वैसे हम लोग तो पहले लड़े हुए हैं ना, तुम मेरी मदद क्यों करने आए हो। एबेल कहता है तुम्हारा डेब्ट जो था मेरे ऊपर वही रिपे करना आया था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पर मैश ये सुनकर अजीब तरीके से कहता है कि रिपे, वैसे तुमने मेरे से कोई पैसे वैसे उधार लिए है क्या। नहीं, ये पैसे से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैश कहता है वो अच्छा जैसे कि क्रीम पफ। सोचो ये बंदा इस टाइम पे भी क्रीम पफ के बारे में सोच रहा है। तभी हम देखते हैं रूम में वो सब पत्ते खेल रहे होते हैं। दोस्तों यहाँ से मैं थोड़ा सा स्किप करने वाला हूँ, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। यही दोस्तों के बीच नोक जो जहाँ से इम्पोर्टेंट होता है मैं बाहर से चालू करता हूँ। ओके, हैबिस को मैच से बात करते हुए देखते हैं। वो कहता है मैं देख पा रहा हूँ ये फाइनल एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है।
मैश ये सुन के कहता है क्या क्या पर क्यों। तभी एबिस बहुत ज़्यादा सीरियस होकर कहता है वो 6 जो वाकिस के स्टूडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। एबेल अपने डॉल से बात करते हुए कहता है स्ट्रॉन्गर देन मी मदर, आई कैन बीट देम। ये सुनने के बाद सबकी फेस आप देख ही सकते हो। एबिस कंटिन्यू करता है वाकिस सिर्फ स्ट्रेंथ पे फोकस करता है, इसीलिए हमें उनसे केयरफुल रहना होगा और स्पेशली इन दोनों से। और उनमें से जो बंदे के हाथ पर आई पैच लगा हुआ है लेविस रोस्क्वार्ट्स, दोस्तों प्रोनाउंसिएशन देख लेना, वो ब्यूरो ऑफ चीफ की बेटा है और स्टैन का फॉर्मर स्टूडेंट है। उसमें कुछ एंगर इश्यूज है। अपने पहले ही साल में एक टीचर से डिबेट होने के कारण उसको करीब करीब मार ही दिया था। वो टीचर ऐसा वैसा कोई नहीं था, वो खुद भी ब्यूरो ऑफ मैजिक का एलुमनी था। वो अपने पहले साल के हिसाब से बहुत ज़्यादा ताकतवर था। मुझे पहले पता नहीं था कि वो वाकिस में ट्रांसफ़र हुआ है। इनसे भी ज़्यादा हमें सबसे ज़्यादा बच के रहना है उनके लीडर डोमिना से। वो है मोस्ट डेंजरस। वो अगर इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता तो वो लेविस जैसा स्टूडेंट को अपने कंट्रोल में नहीं रख पाता। बस इतना ही हमें पता है। ये सुन के डॉट बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहने लगते हैं हमारे अगले ओपोनेंट्स तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, ये बहुत बुरा है। फिर हम देखते हैं वो लोग खेलने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं डोमिना को अपने पापा यानी इनोसेंट जीरो से बात करते हुए, पापा आप ज़्यादा टाइम आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, मैं आपकी सपना पूरा करने वाला हूँ, इसीलिए ही तो हम पैदा हुए हैं, है ना पापा। पर तुम सेल, उसके पीछे सेल को गिरा हुआ देखते हैं, तुमने कुछ भी अकम्प्लिश नहीं किया तो क्या पर्पस रह गया है तुम्हारा पापा को सर्व करने का। मुझे हमेशा रिकॉग्निशन चाहिए था जो मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर ये कभी नहीं हो पाता। तुम्हारे जैसे कुछ ट्रैश इस दुनिया में हैं, इसीलिए। मैं ठीक कह रहा हूँ ना। उसकी ये बात सुन के सेल बहुत ज़्यादा डर जाता है और हम तभी देखते हैं चुटकियों में डोमिना सेल को मार देता है और कहने लगता है तुम इतने वीक हो इसीलिए अब मुझे ही सबको मारना पड़ेगा। सोचो दोस्तों वो कितना पावरफुल हो सकता है। सेल को एक चुटकी में मार दिया उसने। दूसरी तरफ हमें उन सबको खेलते हुए दिखाया जाता है और मुकाबले का अभी सिर्फ 2 दिन बचा हुआ है। इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड खत्म करते हैं। अगला एपिसोड में जल्दी ही लाऊं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था वाकिस एकेडमी से वाकिस गैंग सेंटार्स को ज्वाइन नहीं करने देते। दूसरी तरफ मैश की तरफ से लड़ रहा है एबेल, मैकरन, एबिस, डॉट और लेंस। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है मैजिक रेल्म की दुनिया में चारों तरफ खबर फैल चुका है। ईस्टर्न मैजिक एकेडमी से एक नॉन मैजिक स्टूडेंट डिवाइन विजनरी के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं और ये देख के सबको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और सब कहने लगते हैं नहीं, ईस्टर्न मैजिक एकेडमी कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। दूसरी तरफ मैश, डॉट और एबिस को देखते हैं। वो लोग अभी भी 15 घंटे हो चुके हैं पत्ते खेल रहे हैं। पर तभी वहाँ पे फीन आता है, कहता है मैश हमारे पास एक बहुत बुरी खबर है, आओ जल्दी आओ। तभी वो लोग विंडो से बाहर देखते हैं और हमें दिखाया जाता है ईस्टर्न मैजिक एकेडमी के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो चुके हैं और सबकी बस एक ही मांग है, हमें मैच बैंडेड दे दो। क्या मतलब है उसको मैजिक नहीं आता और इसका क्या मतलब है कि ईस्टर्न मैजिक एकेडमी उसे टॉप मैजिशियंस के बीच रख रहे हैं। मैच को लॉ के हिसाब से पनिश करना चाहिए। सबको दिखाया जाता है, सबको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। सब उन सब पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं और बस चिल्ला के बोल रहे हैं क्या मतलब है तुम हमारे इस गॉड्स होली फेस्टिवल को किसी एक नॉन मैजिशियन स्टूडेंट को सौंप रहे हो। पर तभी लेमन बाहर आती है और सबको ऊपर से चिल्ला के कहने लगती है प्लीज सब रुको और मेरी बात सुनो। फिन उसे देख के चौंकते हुए कहती है लेमन तुम क्या कर रही हो। पर लेमन कहती है हाँ मानते हैं उसे मैजिक नहीं आता, पर उसके अलावा उसने किया ही क्या है। क्या सच में हमें दूसरों को ऐसे जज करना चाहिए कि उन्हें मैजिक आता है कि नहीं, या फिर उनके पास कितनी मैजिक स्किल है? मुझे नहीं लगता। तभी पूरी जनता उस पर अपना गुस्सा उतारने लगता है और कहने लगते हैं उसे मैजिक आता ही नहीं, भगवान ने उसे इस दुनिया के लिए नहीं बनाया है और वैसे तुम कौन होती हो उसके लिए बोलने वाले, तुम जैसे आउटसाइडर को तो बाहर ही रहना चाहिए। लेमन कहती है नहीं मैं कोई आउटसाइडर नहीं, मैं हूँ मैश बैंडेड की वाइफ। ये सुन के मैश की चेहरा देखो आप। पर लेमन यहीं पे नहीं रुकती, वो और कहने लगती है एक्चुअली ऐसा भी नहीं है, हम सोलमेट की तरह है, हमें भगवान ने एक साथ किया है। अगर आप सबको इससे प्रॉब्लम है तो मुझसे लड़ो आके। पर दूसरी तरफ देखते हैं उसकी ये बात सुन के जनता पूरी तरह से शॉक होते हैं और कहने लगते क्या मैश बैंडेड की एक वाइफ भी है। और तभी हम डॉट को देखते हैं, वो उसकी एजेंट के रूप में आता है और कहने लगता है मैं मैश बैंडेड की तरफ से उसकी स्टेटमेंट पढ़ने आया हूँ। और वो पढ़ने लगता है हाँ मैं समझता हूँ कि मैं आपकी तरह एक्सपीरियंस मैजिशियन नहीं हूँ या फिर मुझे मैजिक आता ही नहीं,
पर मैं आप सबसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, गो टू हेल। और अब खुद डॉट को देखो यार। ये सुनने के बाद जनता पूरी तरह से गुस्से में उन पर फट पड़ता है। ये सब देख के मैश अपना सर पकड़ लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लेमन और डॉट दोनों बहुत गुस्से में सारे लोगों पर चिल्ला रहे होते हैं। भीड़ में से एक बंदा गुस्से में लेमन के ऊपर एक पत्थर मारता है। ये देख के मैश बाहर जाने ही वाला था कि तभी पीछे से लेंस उसे पकड़ता है और कहता है, नहीं अभी नहीं, तुम अगर अभी बाहर जाओगे सब और ज़्यादा खराब हो जाएगा, तो थोड़ा सा झेलो। दूसरी तरफ लेमन कहने लगता है, अगर आप उसको सिर्फ इतने के लिए पनिश करना चाहते हैं कि उसके पास कोई मैजिक नहीं है, तो फिर आप मुझे भी पनिश कीजिए, फेंकिए मुझ पर पत्थर फेंकिए। और चिल्ला के कहती है, मैं मैश पर पूरी तरह से भरोसा करती हूँ, वो कभी बुरा नहीं कर सकता। ये सुन के मैश थोड़ा सा चौंकता है। तभी हम देखते हैं जनता मानने के लिए राजी नहीं होता, पर वही बंदा अपने मन में सोच रहा है, अगर मैं किसी ऐसे डिवाइन विजनरी कैंडिडेट को पकड़ूं जिसको मैजिक नहीं आता, तो फिर सब मेरा नाम जान जाएंगे। और इसीलिए वो कहता है, ये उसको प्रोटेक्ट कर रही है, ये भी उतना ही पापी है, मारो इसको मारो। सब लेमन पर एक के बाद एक पत्थर फेंकने लगता है, पर तभी उसके सामने मैश आता है, सारे पत्थर को रोक देता है अपने हाथ से। और उसे देख के सब कहने लगते हैं, यही है मैश बैंडेड, पकड़ो इसे। और वैसे भी इसे पकड़ना मुश्किल नहीं होगा, इसके पास कोई भी मैजिक नहीं। तभी हम देखते हैं वो बंदा अपना मैजिक चलाता है और मैश के सामने एक बहुत बड़ी सी दीवार आ जाता है और वो हंसते हंसते कहने लगता है, क्या तुमने देखा, वो वाल ऐसा वैसा वाल नहीं है, वो 15 सेंटीमीटर थिक है, किसी भी बहुत बड़े से मैजिक बीस्ट को तो कैप्चर कर सकते हैं। वो ये कह ही रहा था, तभी देखते हैं मैश की एक उंगली उस वाल से बाहर निकलता है और एक के बाद एक मैश अपने उंगलियों से उस पूरे वाल पर छोटे छोटे खोल करते जा रहा था। और ये देख के वो आदमी चौंकते हुए अपनी वही बात दोहरा रहा होता है, ये वाल 15 सेंटीमीटर में थिक है, ये किसी भी मैजिक बीस्ट को कैप्चर कर सकते हैं। पर हम तभी देखते हैं तब तक मैश उस दीवार को पूरी तरह से एक दरवाजे की शेप में काट चुका था। यह देख के उस आदमी की पूरी तरह से फट चुका है। मैश उस दीवार से बाहर निकलता है और वो उस वाल को उठा के उसी आदमी को ट्रैप करता है, इंस्टेंटली उसे वहां से दूर फेंक देता है। ये देखते हुए सबको बहुत ज्यादा झटका लगता है और पूरी भीड़ शांत पड़ जाता है। पर तभी मैश कहता है, हाँ मुझे पता है ये आप सबके लिए ठीक नहीं है, हाँ आपको शायद अच्छा नहीं लग रहा होगा किसी ऐसे को एक्सेप्ट करना जिसके पास मैजिक नहीं है, शायद आप सब किसी डिफरेंट चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, पर मैं इस दुनिया में इस पूरे मैजिक एकेडमी में टॉप पर आया और मैं ये प्रूव कर दूंगा मैजिक ना होना कोई बुरी बात नहीं है। पर भीड़ में सब उसकी ये बात सुनकर चुप थे, पर उन सबको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। पर तभी हम देखते हैं उसके पीछे हेडमास्टर वेलबग आता है और कहने लगते हैं, माफ़ करना आप सब, ऐसा लग रहा है कि ये मेरी डिसीजन आप सबको सरप्राइज किया। और उन्हें मैश के साथ देख के सब कोई चौंक जाते हैं। आप सबको पता ही है कि हेडमास्टर वेलबग को इस दुनिया में कितना ज़्यादा माना जाता है, फिर भी फाइनल एग्ज़ाम करीब है, हम सब इससे डील करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप सब थोड़ा सा पेशेंस रखें। उनकी बात सुन के सब चुप हो जाते हैं और दूसरी तरफ हेडमास्टर मैश को कहते हैं, मैश बैंडेड, इवन एक बंदे का भी ऐसा होना जो तुम्हारे खराब टाइम में तुम्हारे लिए बोल सके, ये बहुत ज़्यादा रियलिटी है। तुम्हारे दोस्त बहुत अच्छे हैं, मुझे तुम पर गर्व है। मैश कहता है, मुझे बहुत कुछ मिला है इस स्कूल से, इसीलिए मैं ये फाइनल बैटल जीत के रहूंगा। ये सुन के हेडमास्टर कहता है, तुम अगर फेल हुए, जो तुम्हारे सपोर्टर्स हैं, तुम्हारी मदद करने के लिए उनको बहुत कुछ झेलना होगा, इसीलिए डिवाइन विजनरी बनना ही तुम्हारे पास एक चॉइस है। और तभी दूसरी तरफ ये सुनने के बाद लेमन कहती है, हाँ और इसके बाद हम लोग शादी कर लेंगे। डॉट की चेहरा आप देख सकते हो और वो कहने लगता है, क्यों। सीन शिफ्ट होता है, रात में हमें एक स्ट्रीट में दिखाया जाता है, एक बंदा किसी के ऊपर अपना अटैक कर रहा है। तभी पीछे से दो डिवाइन विजनरीज आते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, हमने सुना है इस वक्त पर ये सारे रास्ते सेफ नहीं हैं, पता नहीं किसी मैनियक सारे लोगों पर अटैक कर रहे हैं। पर तभी देखते हैं वो बंदा उठता है और उसे देखते ही वो दोनों उस पर हमला कर देते हैं। जो ड्रैगन का डिवाइन विजनरी है वो अपना सारा ड्रैगन उस पर छोड़ देता है, वो आसानी से ये सब डॉज करता है। वो ड्रैगन उस पर खतरनाक अटैक करता है। पर तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वो आदमी किसी दूसरे ही जगह पे टेलीपोर्ट हो चुका है। और ये देख के रेनेटा सोचता है, ये कोई नॉर्मल मैजिक यूजर तो नहीं हो सकता, अगर होता तो अब तक मर चुका होता, इस पर तो कोई स्क्रैच भी नहीं आया है। वो बंदा सोच रहा है, दो विजनरी से एक साथ लड़ना ये एक प्रॉब्लम की बात तो हो सकता है,
और तभी हम देखते हैं वो बंदा अपने मैजिक यूज़ करके बाहर से ऊपर उठने लगता है। पर दूसरी तरफ रेनेटास उसे देखते हुए कहता है, अब मुझे समझ में आ गया, तुम एक साथ डिफेंस और ऑफेंस एक ही टाइम पे नहीं कर सकते। वो कहता है, मैं इम्प्रेस हो गया, उसने मेरे साथ हुए एक ही इनकाउंटर में मेरे पावर्स के बारे में जान लिया। हाँ, एक डिवाइन विजनरी होता तो चलता, लेकिन 2 डिवाइन विजनरी से एक साथ लड़ना रिस्क हो जाएगा। दूसरी तरफ उसे देखते हुए रेनेटास थोड़ा सा शॉक होकर सोचता है कि अभी उसने अपनी पावर को इंक्रीज किया, आखिर ये बंदा है कौन। और तभी देखते हैं बाहर से वो दोनों गायब होने लगते हैं और सेकेंड्स के अंदर वो दोनों उस बंदे के पीछे होते हैं। उन्हें अपने पीछे देख के वो बंदा सोचने लगता है, मैंने नोटिस भी नहीं किया वो लोग वहाँ पे कब गए। आप समझा उन लोगों ने जब पहली बार अटैक किया था ये उनका डिस्ट्रक्शन था। पर तभी देखते हैं वो दोनों डिवाइन विजनरीज उस पर अपने बहुत खतरनाक हमला कर देते हैं, पर वो उनका हर एक हमला को डॉज कर रहा है। ये देख के रेनेटास चौंक जाता है और वो लोग अपना अटैक और बढ़ाने लगते हैं। पर तभी हम देखते हैं बाहर थोड़ा सा क्लियर होने पर उन लोगों को पता चलता है वो ऑलरेडी वहाँ से भाग चुका है। ये देख के उन दोनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा तो आता है। रेनेटास सोचने लगता है, हमारे साथ बिना कोई प्रोटेक्शन के लड़ने आना ये तो डू और डाई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं दूर से उसे भागते हुए दिखाया जाता है और वो मन में सोचने लगता है, आखिर इस बंदे की प्रॉब्लम क्या है, और ये और कोई नहीं डोमिना है। और तभी हमें थोड़ा सा पास्ट की सीन दिखाया जाता है 15 साल पहले, जब एक बच्चा पैदा हुआ था डोमिना ब्लोइव। बच्चा होने पर भी उसकी पावर्स इतना ज़्यादा था कि उसके आसपास की सारी दीवारें सब कुछ डिस्ट्रॉय होने लग रहा था। उसके साथ और एक बच्चा उस टाइम पैदा हुआ था जो कि है मैश बंडेड, जो सिर्फ 5 महीने का था। छोटे में ही डोमिना इतना ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर रहा था, उसके आसपास की सब कुछ डिस्ट्रॉय होने लग रहा था। कंक्रीट के दीवार भी, वहाँ पे जो भी सारे एडल्ट्स थे वो सब उसके पावर्स के कांटेक्ट में आने से मर रहे थे। दूसरी तरफ मैश और डोमिना दोनों एक ही साल में पैदा हुए थे। ये देखते हुए उनकी दाई माँ बहुत ज़्यादा चौंकती हुए कहती है, ये बच्चा बड़ा होके बहुत ज़्यादा पावरफुल बनेगा। दूसरी तरफ हमें मैश को दिखाया जाता है, उसके पास कोई भी मैजिक नहीं था, पर उसके पास एक चीज़ था, वो छोटे से ही कारपेंटरी बहुत अच्छे से करता था। उसके पास ये टैलेंट इतना ज़्यादा था कि जब सिर्फ 5 महीने का था तभी वो एक फुल डेवलप्ड कपबोर्ड बना दिया था, वो भी डिज़ाइनर। ये देख के दाइमा सोचती है ये बड़ा होके बहुत अच्छा कारपेंटर बनेगा। डोमिना को देखते हैं, उसे शुरू से जब वो पैदा हुआ था तब से पता था उसकी जीवन सिर्फ उसके पापा के लिए है, उनकी सेवा करना ही उसकी पूरी ज़िंदगी का मकसद है। पर एक दिन वो खुद से पूछा, ये बच्चा जिसके पास कोई भी मैजिक नहीं है उसे मेरी तरह सेम ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है। डोमिना अपने मैजिक से मैश पर अटैक कर देता है, पर हम देखते हैं मैश को वो आसानी से जिग जैग करके उसकी सारी मैजिक को इंस्टेंटली डॉज कर रहा है। और ये देख के दाइमा बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और सोचने लगती है, वो इस उम्र में सिर्फ 5 महीने के होने पर भी वो इतने टॉप ड्राइविंग टेक्निक यूज़ कर रहा है। डोमिना जब उसकी अटैक्स को ऐसे डॉज करते हुए मैश को देखता है तब पहली बार उसे पता चल जाता है उसी की तरह मैश भी बहुत ऊंचा लेवल पे है। ऐसे ही कुछ हफ्ते बाद मैश गायब हो जाता है और तब डोमिना रियलाइज़ करता है जब तक मैश जिंदा रहेगा तब तक उसे उसकी पापा की अटेंशन नहीं मिलेगा। तभी हम प्रेजेंट में देखते हैं डोमिना को। डोमिना उसी दिन सेटिस्फाइड होगा जिस दिन वो अपने हाथों से मैश को मारेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, फाइनल एग्ज़ाम का दिन अब आ चुका है। हम सबको अपने अपने टीम के साथ देखते हैं, सब मुकाबले के लिए तैयार। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही एपिसोड के लिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।